क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाँ भैया, कैसे हो? मेरी आवाज सबको सही से मधुर मधुर सुनाई दे रही है? ये बताओ, मेरी आवाज सबको सही सुनाई दे रही है? पहले एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा कल कौन सी टीम जीती थी? वैसे कम्युनिटी पे बहुत हल्ला कर दिया था तुम लोगों ने, मैं देख रहा था कम्युनिटी पे जाके। हैं कौन सी टीम? अच्छा, सही 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 सही, देखूं मैंने भी तो लिखा था ना। तो आज तैयार हो भाई, पलटवार के लिए तैयार हो? पहले ये बताओ। तो देखो, पलटवार के लिए तैयार हो? एक दो एक्टिविटीज है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। एक एक्टिविटी तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा दी थी, वो KOH वाली है ना। जब प्लांट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खा जाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। दूसरे वाले में हो जाता है। कोई एक्टिविटी कराई थी NCERT। पर एक एक्टिविटी थी स्टार्च वाली, तुम्हें याद होगा, एक लीफ का कलर चेंज हो जाता है। वो मैंने नहीं कराई थी, वो आज शुरुआत में पहले करा देता हूं, फिर उसके बाद बातचीत स्टार्ट करेंगे ना। फिर मैं तुम्हें बहुत सारी बातें करेंगे आज, तो बहुत सारे काम करेंगे। एक बार ये बता दूं, 5.1 है NCERT की एक्टिविटी। बेसिकली ये मैंने अब इसलिए कराई, तुम्हें पुराना भी याद आ जाएगा। स्टार्च याद होगा तुम्हें, जब प्लांट खाना बनाता है तो स्टार्च की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेता है ना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं अपने फ्रिज में इकट्ठा कर लेते हैं, इसी स्टार्च क्या करता है, खाना इकट्ठा कर लेता है। जहां जहां खाना है वहां ये ग्रीन पैचेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसे किया, आयोडीन में डुबा दिया, या आयोडीन इसके ऊपर डाल दिया। तो आयोडीन जो होता है ना, स्टार्च उसे पकड़ लेता है। जहां जहां आयोडीन डलेगा, जहां जहां स्टार्च होगा, स्टार्च उस आयोडीन को पकड़ लेगा, जकड़ लेता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से इस पत्ते का कलर कुछ ब्लू ब्लैक सा दिखता है। देखो, ब्लू ब्लैक सा थोड़ा सा, है ना। तो इसे बोलते हैं आयोडीन स्टार्च टेस्ट। ये तुम्हारी NCERT में एक्टिविटी दी हुई है, हमें पता होना चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है ना, इतना कुछ नहीं। ये थोड़ा सा चैट बड़ी कर देना, दिख नहीं रही मुझे बच्चों की चैट, है ना। हाँ, अब मुझे बताओ जल्दी से, लास्ट क्लास में कौन सी टीम जीती थी? फिर मैं रिवीजन करा देता हूं, हमने लास्ट क्लास में जो भी किया। लास्ट क्लास में तुम्हें याद होगा हमने क्या किया था भैया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया था। कि माउथ, जिसको हमने बक्कल कैविटी बोला है, सबसे पहले वहां खाना आधा वहीं हो जाता है, स्टार्च वहीं तुम्हारा शुगर में टूट जाता है, माल्टोज में टूट जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा टीथ खाने को चबाते हैं, टंग रोल करती है, टेस्ट देती है, अंदर ढकेलती है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज है, वो तुम्हारे स्टार्च को तोड़ता है। किसमें? माल्टोज में दिखा हुआ है, देखो वहां तुम्हारा स्टार्च को शुगर में, स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता हुआ है, ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है पेट में। पेट एकदम से सिक्रीट करता है क्या? HCl, गैस्ट्रिक जूसेस। उसके अंदर तुम्हारे HCl आ गया, म्यूकस आ गया, पेप्सिन आ गया। HCl क्या करता है भाई सब? एसिडिक माहौल बनाता है, बैक्टीरिया मार देता है ना। पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन क्या कर? प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। म्यूकस तुम्हारे जो पेट की एक लाइनिंग बना देता है, जिससे कि तुम्हारा HCl जो है उस पेट को खतरनाक दिक्कत से बचा पाए, ठीक है। ये सब बातें थी, है ना। इसके बाद हमारा ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, हमने स्टमक कर लिया। स्टमक के बाद आगे आते हैं अगले पेज पर, यही पढ़ा था ना। फिर तुम्हारा आगे की प्रक्रिया शुरू होती है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत वाला पार्ट। वहां तुम्हारा लीवर जो बाइल जूस बनाए बैठा था, उसने गॉल ब्लैडर को दिया हुआ था। गॉल ब्लैडर के पास किराए पे लिए रखा हुआ था, स्टोर करके बैठा था गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर तुरंत भेज देता है अपने बाइल जूस को, जा तू फैट को तोड़ दे। इसको प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसके बाद पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर तुम्हारे एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, याद करो, तलब याद है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और तुम्हारा पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को फिर और तोड़ना, और तोड़ रहा भाई। लाइपेज का काम लिपिड्स को तोड़ना, बेसिकली फैट को तोड़ना। और तुम्हारा पेंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? कार्ब्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद तुम्हारा खाना फाइनली और अंदर निकलता भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पर तुम्हारे कार्ब्स को और तोड़ा जाता है, प्रोटीन को और तोड़ा जाता है। फाइनली तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है लगभग कार्ब्स तुम्हारा, ठीक है। लाइपेज और तोड़ता है तुम्हारे फैट्स को, है ना। और फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अब इसके बाद यहां तक क्या चीजें क्लियर? ये पूरी कहानी याद हो गई ना? हाँ ना बोलो। फिर तुम्हारी खाना फाइनली जो तुम्हारा टूट टूट के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने स्टार्ट होते हैं, है ना, एब्जॉर्ब होने स्टार्ट होते हैं। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरत पड़ती है विलाई की। विलाई की खास बात क्या? विलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और वहां से तुम्हारी इनमें छोटी छोटी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां फाइनली भेजता है न्यूट्रिएंट्स को सारे, है ना, वहां भेजता है। वो ब्लड वेसल पूरी बॉडी में लेके जाती है और फाइनली हमें एनर्जी मिल जाती है भाई, ठीक है। एनर्जी वाला पार्ट आगे आएगा। इसके बाद तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम आता है, थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और बचे हुए खाने को जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया ढंग से, उसे भेज देती है कहां? रेक्टम के पास थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये कहानी थी तुम्हारी पूरी। किसकी कहानी थी भाई? पूरी तुम्हारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक छोटा सा क्वेश्चन है, CBSE के सैंपल पेपर में था 2022-23 में। पेशेंट इन हॉस्पिटल हैड हिज गॉल ब्लैडर रिमूव्ड। एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, किसी दिक्कत से निकाल दिया होगा भाई। अब अगर गॉल ब्लैडर निकाल डाला तो क्या उसकी लाइफ झिंगा लाला? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गॉल ब्लैडर निकलते ही उस इंसान के साथ एक दिक्कत हुई। बताओ क्या दिक्कत हुई? अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी उसके साथ? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं बोलूं तुम्हारी जिंदगी से इंस्टाग्राम निकाल दिया जाए
तो फड़फड़ाओगे, तुम्हें होगी तलप, तलप होगी ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, है ना। तो वो तलप की वजह से, स्टोरी सुना देंगे, स्टोरी की बात कर लेंगे लास्ट में यार, स्टोरी हाँ पक्का, ठीक है। चलो भैया बताओ जल्दी से क्या होगा, बाइल जूस अब कहां स्टोर होगा। अब जब बाइल जूस की दिक्कत आ गई, बाइल जूस का काम क्या है, क्या वो फैट को इमल्सिफाई करता, फैट को तोड़ता है। अब वो तो है ही नहीं, फैट तोड़ेगा कौन, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऑयली फूड मत खाओ, ठीक है। अब वो चीजें मत खाओ जिनमें फैट होता है, क्योंकि फैट को तोड़ने का काम जो बाइल जूस कर रहा था, जो बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को तोड़ने का काम कर रहा था, वो बाइल जूस अब क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना भाई साहब। तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर अगर हटा डाला तो लाइफ विल नॉट बी झिंगा लाला। अब फैट नहीं खा पाओगे, तुम जंक फूड नहीं खा पाओगे, तुम बर्गर मोमो नहीं खा पाओगे, पिज्जा पास्ता नहीं खा पाओगे। मम्मी जो घर में जो वो होता है ना बारिश का मौसम, मम्मी पापा कहते हैं आज बारिश का मौसम बढ़िया हो रहा है, पकौड़ी बना लो जी, तुम वो पकौड़ी नहीं खा पाते, मतलब जिसका गॉल ब्लैडर नहीं, सॉरी तुम नहीं, जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है। हाँ, इसके बाद पेशेंट, एक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया गया था, पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। क्यों, क्योंकि बाइल जूस, गॉल ब्लैडर रिमूव तो बाइल जूस गया, बाइल जूस गया तो कौन इमल्सिफाई करेगा, इमल्सिफाई नहीं करेगा तो फैट कौन तोड़ेगा, फैट तो तोड़ेगा ही नहीं तो फैट डाइजेस्ट कैसे होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फैट तुम्हारा मोटापा बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें दिक्कत करता है, वो तो खैर आगे की बात है। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो हमने पढ़ ली, अब तुमसे बातें करते हैं, ठीक है। कितने बच्चे बचपन से चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट कितने बच्चे खाते हैं। ये एनसीईआरटी में एक छोटा सा वो दिया हुआ डब्बा, ऐसा एक डब्बा दिया हुआ है डेंटल कैरीज, एनसीईआरटी में एक छोटा सा डब्बा दिया हुआ है भाई। हाँ सर कल ही पकोड़े खाए थे, सही है भाई, जला क्यों, अभी तो गर्मी हो रही है, अभी पकोड़े का क्या मतलब, अभी तो गर्मी चल रही है, गर्मी में पकोड़े का क्या काम भाई, है भैया। चलो हाँ भैया, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक छोटा सा डब्बा दिया हुआ, किस किस के पास एनसीईआरटी है, कोई बताएगा मुझे। अच्छा नाग शक्ति जीता था कल, कौन जीता था मुझे बता दो बस, जल्दी बताओ कौन जीता था। ये रहा तुम्हारा, है ना, ऐसे ना तुम्हारे दांत की ना ऐसे लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं इनेमल, इसके अंदर वाली को बोलते हैं डेंटल। सच बताओ तो इससे आगे तुम्हें जानना नहीं है, तो बता देंगे, टेंशन ना लो। होता क्या, जब तुम चॉकलेट खाते हो, खाना खाते हो तो दांत में ना रह जाता है, इसलिए बोलते हैं रात को नहीं खाना चाहिए कुछ भी, रात को खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि मुंह बहुत देर तक बंद रहता है ना, तो बैक्टीरिया अटैक कर रहा होता है उस टाइम पे। क्या कह रहे हो, गरुड़ द्वार जीते थे पक्का। चलो ठीक है, आज देखते हैं आज कौन जीतेगा भाई। अभी आज तो मैच थोड़ा ज्यादा तगड़ा होने वाला है, आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, आज हमारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आई थिंक 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन, तो आज थोड़ा मैच हाई लेवल का होने वाला है, कल तो कम थे ना, आज थोड़ा मैच हाई लेवल का होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कौन जीतेगा आज, पर शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। देखो अगर मैच अच्छा करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ोगे तभी तो ज्यादा क्वेश्चन दूंगा मैं, ज्यादा क्वेश्चन दूंगा तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तभी कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो कम्युनिटी पे तुम कर पाओगे। कल मैंने देखा गरुड़ द्वार वाले कम्युनिटी पे अलग ही झंडा गाड़े बैठे थे, आज तो गरुड़ द्वार जीत गया है। तो नाग शक्ति वालों तैयार रहो तुम आज, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या हुआ, तुमने कोई शुगरी चीज, कोई भी चीज खाई, तुमने चॉकलेट खा ली, तुमने आलू खा लिए, कुछ भी खाया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया खास बात क्या होती है, बैक्टीरिया शुगर को तोड़ना स्टार्ट करता है, तोड़ के एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एसिड तुम्हारे इनेमल, डेंटल और इसके अंदर होता है एक पल्प, सबसे लास्ट पल्प। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है, अब देखो बैक्टीरिया ने शुगर को तोड़ा, एसिड बना दिया, अब और जो बैक्टीरिया एसिड मिलके और फूड डेब्रिस जो फूड का बचा हुआ वाला पार्ट है, तो ऐसे येलो देखो ऐसे प्लेक बना देता है। और ये प्लेक अगर लॉन्ग टर्म तक रह जाए, तो ये प्लेक अगर परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टर्म तक रह जाए, तो ये कैरीज बनाता है। कैरीज बेसिकली मतलब ऐसे समझो, जब तुम्हारा दांत सड़ना स्टार्ट होता है तो दांत में ऐसे छेद से कीड़ा लग जाना जिसे बोल देते हैं, वो होता है। अब ये बढ़ता जाए तो हद से ज्यादा कैविटी बना देता है। देखो कैविटी मतलब दांत में से छेद हो जाते हैं। हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या करें भाई, इससे बचने के लिए चॉकलेट ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। इससे बचने के लिए रात में ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। जो भी तुम्हारे दांत में फंसे फूड पार्टिकल्स हैं जिन्हें तोड़ सकता है बैक्टीरिया, एसिड बना सकता है, वो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो बैक्टीरिया तोड़ेगा किसे, है ना। तो ये वाली चीज ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दी। देखो मैंने एक बात बोली थी तुम्हें, एक एक चीज डेप्थ में जाके सब बता दूंगा, इस लाइन को भी तुम पढ़ लेना, सब कुछ वही लिखा है। तो बेसिकली डेंटल कैरीज या फिर टूथ डीके, दोनों का मतलब सेम है। टूथ डीके मतलब दांत का सड़ना खत्म होना, इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज, ठीक है। कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन,
जो तुम्हारी बाहर की 2 लेयर से इनेमल और डेंटाइन को एसिडिटी, अब देखो एसिड बनाया उसने तो उनको धीरे धीरे गलाता है, गलाने से वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, रात को ब्रश करके सोए, ठीक है, ज्यादा मीठा खाएं तो तुरंत ब्रश कर ले, मीठा खाना वैसे अवॉइड करें, ठीक है, ऐसी चीजें थोड़ा कम अवॉइड करें जो दांत में फंस जाती हैं, है ना, ब्रश बहुत जेंटली करें, ऐसे रगड़ा ना करें, ठीक है, रगड़ा ना करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जितना तेज ब्रश से घिसेंगे ना उतने जल्दी दांत साफ होंगे, है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, उनके ब्रश अगर तुम देखोगे ना, ब्रश के जो ये होते हैं तार से होते हैं, ये ब्रश का तार से होता है ना ऐसे, उनके तार पता है तारों की हड्डियों की कीर्तन हो रहा होता है, ऐसे इधर उधर पड़े होते हैं, घिस रहे होते हैं जबरदस्ती। कुछ को लगता है कि बहुत सारा पेस्ट डाल दो अब तो सारे कीटाणु मर जाएंगे, मतलब वो भर के पेस्ट डाल देंगे ऐसे पूरा। एक तो ऐड में भी ये कैसे शेप बना दी पेस्ट की, तो लोगों को लगता है ऐसी शेप हमारी की बननी चाहिए, हम भी इतना ही सारा डालेंगे। अरे इतना नहीं होता भाई, हाँ ठीक है। नाम ले लो, बताओ बेटा नाम ले लेते तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? चलो अब थोड़ा सा तुमसे तनिक बतिया लेते हैं भाई। तो देखो आज अब ये एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये डेंटल कैरीज एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, अभी तक हमने जो बातें पढ़ी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ से रिलेटेड, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रेस्पिरेशन। कितने लोगों को रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस नहीं पता क्या होता है रेस्पिरेशन? हाँ क्या होता है बताओ? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब, हाँ जल्दी बताओ। सांसों की माला पे सिमरू में, सांसों की माला, सांस की बात हो रही है, सांस नहीं सांस, अंक की बिंदी आ रही है यहां पर। सांस का मतलब है सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। अभी मैंने सोचा तो गाना कितना अलग, कुछ अलग था भाई, कुछ गड़बड़ थी इसके लिरिक्स में। हाँ अरे नहीं नहीं, नहीं ये चेंज करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो सांसों की बात जब हो रही है, सांस मतलब देखो यहां बात हो रही है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब इसका पूरा डिफरेंस बता दूंगा। रेस्पिरेशन का मतलब थोड़ा सा समझ लो क्या है। जो तुम खाना खाते हो, जो तुमने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, अब वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, अब वो सेल पकड़ेगा उन्हें, पता है ना? अच्छा सबको पता है ना सेल होता है हमारी बॉडी में, सेल पढ़ा था तुमने क्लास 9th में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, याद है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक सा पदार्थ जो सारे ऑर्गेनेलीज को पकड़ के बैठा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इन्हें सब पकड़ के रहता है। याद आया? कुछ 9th क्लास में पढ़ा था, भूल गए कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। हमारी बॉडी जो मिलकर बनी, चलो केमिस्ट्री थोड़ी इन्वॉल्व कराऊं, मजा आ जाएगा, करा दू थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व। बताओ 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 तो दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? अगर मैं इस पेन को तोड़ू 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 तोड़ू, तोड़ता ही जाऊं, 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 धोते जाओ धोते जाओ धो, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? अभी जो हमें पता है 9th 10th के अकॉर्डिंग, 11th 12th में जाओगे कुछ नया चीज पढ़ोगे, हिग्स बोसोन भी आ गया है, बहुत सारी चीज आ गई है ना। पर अभी जो हम पढ़ते हैं अपनी स्कूल लेवल पे 9th 10th 11th 12th में, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या सबको पता है बात? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पता है ये वाली बात या नहीं पता? पहले बताओ, ये वाली बात सबको पता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या ये बात हर बच्चा जानता? जल्दी बताओ ए भैया जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिला के बना रहे हैं एटम। क्या बना रहे हैं? एटम। ये क्या बना रहे हैं? एटम, है ना? एटम। एटम मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स, है ना? तब जाके कहीं तुम्हारा बनता है सेल, तब जाके कहीं बनता है सेल। सेल को भी अगर कोई तोड़ेगा ना, सेल भी किससे मिलकर बना है एट द एंड? एटम्स से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। हमारी पूरी बॉडी एक्चुअल मुझसे बनी है, हाँ समझ रहे हो? हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट तुम बोलोगे ना, तो सबसे छोटा पार्ट तोड़ दिया जाए तो एटम ही है। केमिस्ट्री है यहां पे भी। एटम को जोड़ के मिलाएंगे मॉलिक्यूल्स, फिर बनेगा जाके सेल, सेल जोड़ के बनेंगे टिश्यूज, टिश्यूज जोड़ के बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जोड़ के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जोड़ के बनेगा एक इंसान या एक एनिमल जो भी है, समझ रहे हो? लेकिन सबसे छोटी अगर बात करूंगा मैं, केमिस्ट्री पूरी साइंस की अगर मैं बात करूं, पूरी साइंस में अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी चीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी 9th 10th के अकॉर्डिंग, जब तुम बड़े होगे तो इसके बाद तुम और भी चीजें पढ़ोगे, पता है और भी चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन के एक होता है पॉजिट्रॉन, एक होता है एंटी न्यूट्रॉन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। हिग्स बोसोन, तुमने नाम सुना होगा इसका न्यूज में कहीं, हिग्स बोसोन। पर अभी जो हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सबसे छोटी चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? ये तो जानते हो। किसी भी एटम के अंदर, एटम बेसिकली क्या होता है? एटम, ये रहा एटम मान लो, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। यही तो होता है, पता है ये वाली बात?
बहुत सारे एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं, फाइनली फिर जाके तुम्हारा बनता है सेल, फिर जाके बनता है सेल। हमने नॉर्मली क्या पढ़ लेते हैं बायो में, सबसे छोटी यूनिट सेल है। अरे सेल से भी छोटे हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे छोटे हैं ये। सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं भाई। आज तुम केमिस्ट्री की इक्वेशन भी पढ़ोगे इसके अंदर, अभी बताऊंगा तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सेल के बारे में पता, सेल तुमने क्लास 9th में पढ़ा था। सेल के अंदर क्या होता है, सेल ये रहा, सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है अलग, ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक चीज होती है जो ऑर्गेनेलीज को पकड़ के बैठी होती है। इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी बहुत सारी चीजें, है ना, ठीक है। ये बात सब तुम पढ़े हो, मैंने एक बार तुम्हें याद दिला दिया, याद आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम अगर देखो चाहता मैं डायरेक्ट पढ़ा देता, पर मैंने सोचा ठीक है। अब देखो क्या होता है, तुम्हारा जो खाना विलाइन है, ब्लड सेल्स, तुम्हारे खाना एब्जॉर्ब करा दिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, अब वो सब सेल के पास पहुंचे, सेल आया, सेल के पास पहुंचे। सेल के यहां पे भी एक तगड़ा रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, फूड का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ। यानी अब चलो केमिस्ट्री में बताओ क्या होता है, अगर किसी को ऑक्सीजन मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है वो, याद करो, ऑक्सीडेशन। यानी फूड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और इसने तब जाके दिया हमें, क्या दे दिया, हमें दिया CO2 निकाल दिया, थोड़ा पानी और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। अब जो एनर्जी निकली, जैसे हम बात करते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं नहीं सॉरी तुम अमीर हो। अमीर किस वे में बोलते हैं हम, पैसों के मामले में, यानी हमारी करेंसी हमें बताती है कि हम अमीर हैं गरीब हैं। ऐसी एनर्जी ज्यादा कम है, एनर्जी की करेंसी को हमने नाम दिया एटीपी। यहां भी एटी आ गया भाई, एटीपी की फुल फॉर्म क्या लिखना चाहते हो, लिख लो भाई। एटीपी की फुल फॉर्म अगर कोई लिखना चाहता है लिख लो। एटीपी की फुल फॉर्म होती है ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली क्या होता है, तुम्हें याद है केमिस्ट्री में फॉस्फेट पढ़ा था, फॉस्फोरस का कुछ फॉस्फेट याद है। तो ऐसे कुछ फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं, एनर्जी इसकी फॉर्म में हमारे पास होती है, यानी हम इसको नाम दे दिया करेंसी ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी की जब भी बात करूं मैं बोलूंगा 5 एटीपी एनर्जी है मेरे पास, 6 मैंने एटीपी एनर्जी दे दी किसी को, यानी एनर्जी की करेंसी नाम दे दी है हमने, क्या, एटीपी। तुम एटी याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखोगे, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी है ना। अक्षय त्यागी फॉस्फेट, ठीक है, कोई दिक्कत पर, यानी फूड ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाई। एनर्जी को हमने किसके कारण नाम दे दिया, एनर्जी को कैसे बोलेंगे हम, कि कितनी एनर्जी मिली तुझे, 6 एटीपी मिल गई भाई, 5 एटीपी मिल गई। यही तो है, यही रेस्पिरेशन है। बस रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल। फाइनली जो सेल के अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ, फूड आया फाइनली, जो छोटे छोटे पदार्थ आए, जो न्यूट्रिएंट्स आए सेल के पास, ऑक्सीजन आया बाहर से, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के मिलते क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और मिला तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी। फूड कौन सा, बेसिकली C6H12O6, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आसान है भैया, बोलो यार, अक्षय त्यागी पोस्ट, ठीक है, क्लियर। अब कुछ बच्चों को एक चीज बता दो जिसको डाउट है, ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है। ब्रीदिंग समझो, बाबा रामदेव सुबह सुबह कराते हैं ना ऐसे। अच्छा किसके घर में करते हैं, कोई करता है ऐसे, इनहेल, एक्सहेल। मूवीज में कोई, हाँ, जिनकी जुकाम होती है उनकी नाक में ऐसी आवाज आती है। हाँ, मुझे वो जुकाम में रहता है भाई, क्या करूं यार, साइनस बोलते हैं इसे। हाँ, मेरी नाक में, एक तो मेरी नाक को हाथ लगाती है ऐसा लगता है छींक दूं, अभी छींक दूं। चलो, क्या भाई साहब, ब्रीदिंग का मतलब है जो तुम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, हवा अंदर लेनी, हवा बाहर। अभी मैं हवा बोलूंगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा, हवा अंदर लेनी, हवा बाहर छोड़नी। प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग मतलब अंदर ले लो, एक्सहेलिंग मतलब बाहर छोड़ दो। द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, अंदर ले लंग्स के। तुम ये वाला हिस्सा देखो मेरा फूल रहा है, छाती चौड़ी हो रही है, छाती चौड़ी क्यों हो रही, छाती चौड़ी, सांस लेके। लोगों की छाती चौड़ी खुशी में होती है, फालतू की बात है, खुशी में कभी भी छाती चौड़ी नहीं हो पाती, सांस लेने पे होती है, और सांस छोड़ने पे छाती सिकुड़ जाती है ना। सांस ली, हमारे लंग्स के अंदर हवा गई,
मजा आ रहा है। नाक खुल गई मेरी। एक कह रहा प्यूबर्टी, अबे प्यूबर्टी का क्या लेन देना इसमें है? प्यूबर्टी कौन सा, कितने साल का हो गया तू? 10th में तो प्यूबर्टी कब की आ जाती है ना, प्यूबर्टी आती है 12-13 साल की है ना यार। प्यूबर्टी अब बात कर रहा है, प्यूबर्टी है तू डर्टी। चल ओके, क्या बोल रहे? हाँ ठीक है, डेंटल कैरीज बढ़ा दिया बेटा, पढ़ा दी। चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये कहां होती है? टेक्स प्लेस इन लंग्स। लंग्स फेफड़ों में होता है ये प्रोसेस। सांस फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से बाहर आ जाती है भाई। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है? और इसमें एनर्जी भी ना बनती ना बिगड़ी, इसमें कोई एनर्जी नहीं बन रही है। ये बस एक बेसिक प्रोसेस है, हवा अंदर गई हवा बाहर आ गई, हवा अंदर गई हवा बाहर आ गई। लेकिन जो तुम्हारा रेस्पिरेशन है, ये क्या होता है? जब हवा अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गया, फूड के पास पहुंचा, रिएक्शन हुआ, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना दी। यानी ये केमिकल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज क्या? C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिला, केमिकल रिएक्शन हुई, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये हुआ, समझ रहे हो? तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। देखो ये कहां हो रहा है? सेल्स में। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स, सारे सेल में, जितने सेल हैं सब, कोई भी बचा नहीं है, सारे सेल के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है? इसके बाद एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ATP की फॉर्म में। ये था रेस्पिरेशन, ये था ब्रीदिंग। कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ। हाँ, बग फाउंड इन लाइव क्लास। बग कौन सा? वो खटमल की बात कर रहे हो क्या? खटमल तो बहुत सारे मिल रहे हैं। टुडे इज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। इस पर धुन नहीं बन पा रही। वंस मोर, जॉन डेल्टन। अरे बताएंगे जॉन डेल्टन साहब के बारे में। हाँ, एटॉमिक थ्योरी इनकी पढ़ाएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो? ठीक है, चलो पहले बताओ, अभी तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत? पे लुकिंग वेरी स्मार्ट सर, ऑलवेज एज ऑलवेज। ऐसी ही तेरी अदा जिसपे हो गया फिदा, तेरा दीवाना हुआ शेड। सुना नहीं तुमने? ठीक है, मजा आ रहा है अभी तक? ये बता दो जल्दी, बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बायो किसको लगती थी ऐसा कि बायो तो रटने वाली होती है, भैया हमें समझ में नहीं आता बायो क्या होती है? अरे बहुत आसान होती है बायो। हाँ, क्या है बायो में बताओ, आ जाओ यहां पे। अब ये प्रोसेस समझते हैं, इनहेलेशन क्या होता है? जब तुम सांस को अंदर लेते हो, हवा अंदर लेते हो। अब नोटिस करना, एक बार सब लोग अपने खड़े हो जाओ, घर में खड़े हो जाओ। घर वालों को लगना चाहिए पगला गया हमारा बालक। हाँ, खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद ऐसे जरा हाथों को ऐसे करो, ऐसे, ठीक है? अब दोनों हाथों को ऐसे लो, अब एक हाथ हटा दो, ठीक है? अब जब तुमने सांस अंदर ली, ये वाला पार्ट देखो फैल रहा है, तुम्हारे लंग्स फैल रहे हैं। लंग्स के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम, एक चीज होती है डायफ्राम, है ना? जब तुम्हारे लंग्स, जब तुम्हारी यहां चेस्ट फूल रही है, फूलेगी, तो वो डायफ्राम सिकुड़ता है, क्योंकि उसे जगह नहीं मिलती, तो वो सिकुड़ जाएगा। सुनना ध्यान से, जब तुमने सांस अंदर ली, फेफड़े फूल रहे, देख रहे हो, फूल रहे भाई, फूल रहे, तो डायफ्राम होता है लंग्स के जस्ट नीचे, है ना? वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जब तुम सांस छोड़ोगे, तो तुम्हारे फेफड़े सिकुड़ गए, छाती सिकुड़ गई भाई, तो डायफ्राम को फूलने की जगह मिलती है। तो यहां पे एक छोटी सी बात है, वैसे देखो यहां पे लिखा भी है, वी ब्रीद इन, रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। रिब्स क्या है? चलो तुम्हें पूरी बॉडी दिखा देते हैं एक बार, ऑल्दो मुझे लास्ट में पढ़ाना था, पर बता देता हूं। चलो, अरे ये क्या हो गया, एक बार बता देता हूं क्या होता है रिब्स वगैरह सब, एक बार सुन लो, फिर ये लास्ट में पढ़ाऊंगा वापस बाद में। देख लो, ये रहे देखो रिब्स, ये रहे, है ना? ये तुम्हारे प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बने बैठे हैं। ये रहा तुम्हारा, देखो ये फेफड़ा, ये रहा, देखो यहाँ पे डायफ्राम है, ये वाला पार्ट डायफ्राम है, दिख रहा है? ये वाला डायफ्राम। अब जब तुम सांस लोगे तो ये वाला पार्ट फूलेगा, अंदर लोगे तो ये वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा, इसे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम सांस बाहर छोड़ोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे कांटेक्ट हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो ये फूल जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी? ऑल्दो ये लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है? बस अभी तो बेसिक बात बतानी थी, ठीक है? तुम्हारी चेस्ट की वॉल्यूम इंक्रीज होती है जब तुम सांस अंदर लेते हो, वॉल्यूम मतलब जगह घेरती है वो, तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है। लेकिन जब तुम एक्सेल करते हो, वी ब्रीद आउट, तो तुम्हारी चेस्ट की वॉल्यूम डिक्रीज होती है। चेस्ट में इसीलिए तुम हवा बाहर छोड़ दोगे तो यहां पे जगह कम लेगा, वो सिकुड़ जाएगा, तो तुम्हारा डायफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, है ना? बस इतना नहीं पढ़ना, ये मैं तुम्हें खैर बाद में बताऊंगा, ये लास्ट का प्रोसेस है। हम जब ब्रीदिंग पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, तब, है ना? केमिस्ट्री में किस किस को याद है जब घर में पुताई कराई थी? याद है जब हमने पुताई करी थी घर में? हम एक चौक सा लाए थे, एक व्हाइट सा पाउडर लाए थे, उसे पानी में डाला था, घुला दिया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई थी, हीट रिलीज हुई थी। याद करो, क्विक लाइम की रिएक्शन कराई थी हमने वाटर के साथ। याद आया कुछ? हल्का सा याद है? चलो देखो केमिस्ट्री को जोड़ते हैं, आ जाओ। याद करो तुम्हें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने नाम दिया था क्विक लाइम। चलो तुम्हारा एक आज का क्वेश्चन, हम हर बार कोई भी मिक्स क्वेश्चन करते हैं ना, चलो क्वेश्चन,
क्विक लाइम की रिएक्शन मैंने कराई H2O के साथ, पानी में मिला डाला, हमें बताओ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaHCO3 या ऑप्शन डी नन। ये ना ही गरुड़ द्वार का क्वेश्चन है ना ही नाग शक्ति का, ये क्वेश्चन गेम का पार्ट नहीं है, गेम के पार्ट वाले क्वेश्चन लास्ट में होंगे, ठीक है। सो COA की वाटर से रिएक्शन कराई तो बताओ क्या आएगा, देखते कौन बताएगा। ये तुम्हारा सरप्राइज वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का दे दिया इस बार हमने ना। तो जब तुम क्विक लाइम की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो कॉमन सेंस भी कहती है क्या बनना चाहिए। क्या कहती है कॉमन सेंस, सोच के बताओ। यहां कार्बन दिख रहा है कहीं तुम्हें? जब कार्बन दिख ही नहीं रहा तो बन कैसे जाएगा कार्बन? कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन जाएगा? कैल्शियम, ये सी कहां से आ जाएगा? तो कॉमन सेंस भी कहती है कि बनेगा, पक्की बात है, CaOH2। इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम। उल्टा बोल दिया ना मैंने, यही दिक्कत है। चलो ठीक है, सुनो। तो सबसे बड़ी बात, हमने क्या कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हें याद होगा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, साथ में ये हीट रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को मैंने एक और चीज बोली थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद आया? एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में, याद आई ये वाली बात। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर क्या बनेगा? अगर मैं CaOH2 की रिएक्शन करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, याद करो ये हमने पुताई कर दी। अब पुताई के बाद हीट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया? और कैल्शियम कार्बोनेट, याद आया नहीं याद आया? जल्दी बताओ। याद आया? कैल्शियम कार्बोनेट तब बना, है ना? याद है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में पानी निकल जाता है, हल्का सा होता है। याद आई बात? अब जल्दी बताओ, याद आई? याद आई नहीं याद आई? और ये जो लाइम, ये टेस्ट भी था एक लाइम वाटर का, लाइम वाटर का टेस्ट था। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो, वो मिल्की हो जाता है। याद आया? यही है तुम्हारा अगला पार्ट। अच्छा, मैंने ऑप्शन चेक तो कर लो किस किसने सही किया। बी, अरे बहुत बढ़िया, 80%। चलो ठीक है। तो ये एक्टिविटी है 5.4 तुम्हारी बायो की बुक के अंदर, एक्टिविटी 5.4 ही है ना? हाँ। तो इसमें क्या है तुम्हारा, यहां पे लाइम वाटर ले लिया तुमने। क्या ले लिया? लाइम वाटर ले लिया भाई, लाइम वाटर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और फूंक मारी। जब मैं फूंक मारता हूं कौन सी गैस निकलती बताना? अगर मैं फूंक मार दूं तुम्हारे मुंह में, ताजा हो ले, तुमने वो ऐड देखा ना कि एक आदमी ब्रश करके आता है और एक लड़की आती है डोरबेल बजाती है, ऐसे करता है, पता नहीं क्या जादू होता है। हमारे मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है मुंह से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और तुम्हारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाता है, मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी था, अगर तुम्हें याद हो तो। याद आया? याद आया? याद आया? ये 5.4 बायो एक्टिविटी थी। क्या पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक था? हाँ। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पूरी की पूरी साइंस आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। तुम लोग अगर साथ में ऐसे पढ़ोगे बस मजा ही आएगा। क्या दिक्कत? सोचो जो बच्चे केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा था मुझसे, या फिर चलो अगर पढ़ा हुआ है तो बढ़िया बात, लेकिन जिसने केमिस्ट्री में ये चीज नहीं पढ़ी थी, क्या उसे पल्ले पड़ेगी? ये क्या कहीं से आगे रिएक्शन दिक्कत आएगी ना, इसलिए बस मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है? याद है? अरे बढ़िया यार, क्या बात कर रहे सर। उसमें तो क्लोजअप का है, अच्छा उसका ऐड है, मुझे पता नहीं था किसका। सर नाग शक्ति और गुरुद्वार कहाँ गए? आएंगे ना बेटा लास्ट में क्वेश्चन। हाँ, लास्ट में जो 10-12 क्वेश्चन लेके आओ ना तब खेलेंगे मैच, अभी थोड़ा पढ़ने पे। हाँ देखो, अब एक चीज तुम मेरे से ना प्रॉमिस कर दो यार, जब जो करेंगे जी जान लगा करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि बस कैसा ही पढ़ेंगे। और जब खेलेंगे गुरुद्वार नाग शक्ति का मैच चलेगा तब कंपटीशन इस तरह से करेंगे ना कि सामने वाले की बैंड बज जाए। हाँ ठीक है, तो अभी पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ो, ऐसे। अच्छा धोनी की बात कर रहे हो यार, ये तो पूरा आईपीएल ही निकल गया धोनी साहब का वेट करते करते। मैं सही बताऊं, मैंने तो लाइफ में आईपीएल देखना भी धोनी की वजह से स्टार्ट किया था। हाँ मजाक नहीं कर रहा, या मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूं ना। 2009 में स्टार्ट हुआ, 2008 में स्टार्ट हुआ था आईपीएल शायद, है ना? ये भूल गया हूं वैसे मैं, पर ये बता रहा हूं धोनी सीएसके टीम को मैं धोनी से जानता हूं। फिर थोड़े टाइम जड्डू भाई थे, वो चले गए यार। और ये आईपीएल तो पूरा वेट करते करते निकल गया कि धोनी साहब आएंगे। अब से तो धोनी के ये नहीं कि पूरा मैच खेले भाई, 2 बॉल खेलने खुशी सी मिल जाती है भाई। पर ये तो आईपीएल निकल गया जैसे तैसे, चलो कोई ना। हाँ अच्छा, तुम में से किसी का कोई हॉरर एक्सपीरियंस है क्या? किसी कोई डरावना एक्सपीरियंस किसी कोई है क्या? मेरे 2-3 हैं। चलो हॉरर स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें, सुनोगे? डरोगे तो नहीं?
गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। पीछे से आवाज आती फिर गेट खुली, ये तो घोड़े की आवाज लगी मुझे। भाई मेरी तो है, बताता हूँ। एक बार क्या बात है, मैं जहाँ रहता था ना वहाँ पे एक जगह रिज करके उसका नाम है। तो सुबह सुबह की बात है, हम लोग गए वहाँ, ठीक है। तो एक कमरे में जाना था, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बेसिकली पेपर था मेरा, एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जो मैं ऐसे ही देने चला गया था। मतलब उसमें क्या था, मुझे ये था क्लियर कि मुझे देना नहीं है, मुझे करना नहीं है, पर मैं चला गया था, ठीक है। एक पेपर था, शायद एनडीए का था, पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया, या कोई और सा पेपर था। उसमें ओएमआर फिल करनी थी। तो भाई मैंने ओएमआर फिल करनी स्टार्ट की। भाई इतना सेक्सी पेपर गया ना, इतना अच्छा पेपर गया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पर गड़बड़ पता कहां हुई, जब मैं लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचा ना, तो ओएमआर में जो वो डॉट डॉट फिल करने की जगह होती वो थी नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। बस उस टाइम पे जो मेरा दिल दहला ना, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। और ये तो तुम्हारे साथ सबके साथ हुआ होगा ये वाला, तो कि पेपर आने वाले, पेपर का डर इतना अंदर तक बैठा होता है कि रात को सपने में ऐसा लगता है रियल में पेपर छूट गया है। ये तो सबके साथ हुआ होगा, तुम्हारे साथ हुआ नहीं हुआ भाई? मैं बता, अरे मजाक कर रहा था, वो तो ऑब्वियस ही बात है, फेक स्टोरी, झूठ बोल रहा था ऐसी, कोई वो तो मजाक कर रहा था। पर ये स्टोरी सच में, ये किस किस के साथ हुआ है कि एग्जाम आने वाले, एग्जाम का डर इतना ज्यादा होता है ना कि पता नहीं क्यों सपने एग्जाम के आ रहे होते हैं, और उस सपने में ना हर बार एग्जाम छूट रहा होता है, पता नहीं क्यों छूट रहा होता है, और वो सपना इतना रियल लगता है कि ऐसा लगता है सच में छूट गया, और पसीने आ जाते हैं भाई। कोई नींद से ना जगाए ना तो बैंड बज जाए। ये तो भाई हुआ, ये तो मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ है। हाँ चलो आ जाओ वापस चलते हैं। हमने 5.4, अब आ जाओ। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि तुम्हें अगर पढ़ने के लिए बोल दूं, बिना तुम्हें चैलेंज किया जाए कि बेटा आज से ना इंस्टाग्राम बंद कर दो, अब तुम बिना इंस्टाग्राम के पढ़ के दिखाओ, तो कुछ ऐसा होगा ना जैसे तुम्हारी सांसें छीन ली हो किसी ने, ऐसा ऐसा फील आता है कि सांस ही छीन ली, अब क्या ही करें, तो क्यों ही पढ़ना, जीवन का महत्व ही क्या रह गया है। अब तो हम कोई ऐसी जगह ऐसा हाथ थाम लेते किसी का जो कभी छोड़े ना, बिजली का तार। तो ऐसे बहुत गंदा सपना, हाँ ये तो आता है भाई, ठीक है। चलो देखो, तो दो रेस्पिरेशन है, एरोबिक एन एरोबिक। दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, ये एरोबिक एन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहां पर ऑक्सीजन की सहायता से रेस्पिरेशन कराया जा रहा है। बेसिकली बताता हूं क्या, तुम्हें ये तो पता चल गया साइटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, समझ गए सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन एरोबिक जो होता है, पहली बात ध्यान सुनो, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं, ये डिफरेंस बाद में दिखाऊं, चलो आ जाओ। ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये तुम्हारा ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक को उल्टा कर दो, जो बिना ऑक्सीजन के हो। अब इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन बढ़िया चीज है ऐसा मानो, ऐसा सोचो ऑक्सीजन बहुत बढ़िया चीज है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा। ये कहां होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बहुत ध्यान सुनना, इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या हुआ, तुम्हारे सेल के पास ग्लूकोज पहुंचा, सेल के पास क्या पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा, सेल के पास पहुंचा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, सुनो ध्यान सुनना, सेल के पास जैसे ही ग्लूकोज पहुंचा, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो एक चीज याद रखो, हर जगह चीजें टूट रही हैं, टूटने का मतलब है एनर्जी निकलेगी, जब तक टूटती रहेंगी एनर्जी निकलती रहेगी। ग्लूकोज पहुंचा सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हुआ, इस टूटने को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये टूट जाता है दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में, है ना। तुमने कहीं कहीं पायरोविक एसिड पढ़ा है क्या? तुम्हें थोड़ी हाई लेवल बात बताऊं, जानना चाहोगे? हाँ ना बोलो। तुमने कहीं कहीं पायरोविक एसिड पढ़ा है? पायरोवेट मॉलिक्यूल में टूट गया, ये दो पायरोवेट मॉलिक्यूल में टूट गया, पर तुमने कहीं कहीं पढ़ा होगा पायरोविक एसिड। अब सच बात यह है कि ज्यादातर लोग बोल देते हैं पायरोविक एसिड और पायरोवेट मॉलिक्यूल सेम बात है, सही सेम नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, सेम नहीं है। डेप्थ में जाओगे तो रियलिटी में क्या होता है, इस पायरोवेट मॉलिक्यूल के साथ अगर एक H पॉजिटिव आयन मिल जाए तब जाके बनता है पायरोविक एसिड।
ये थोड़ी डेप्थ बात है। अब ये डेप्थ बात तुम्हें याद रखनी है, रख लो, नहीं रखनी कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा। ये बहुत डेप्थ बात बता दी मैंने तुम्हें। सिर्फ पायरोवेट मॉलिक्यूल याद रखोगे काफी है। ग्लूकोज टूटता है दो पायरोवेट मॉलिक्यूल, जिसमें टूटता है उसको बोलते हैं पायरोवेट मॉलिक्यूल्स। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये ग्लूकोज का टूटना पायरोवेट में, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां? साइटोप्लाज्म। अब यहां पर कुछ एनर्जी बनी, लेकिन ज्यादा एनर्जी अब कहां? अब देखो आगे क्या होगा, तुमने ये समझ लिया ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब आती है माइटोकॉन्ड्रिया की बात। तो सेल के अंदर बैठा माइटोकॉन्ड्रिया देख रहा होता है, अच्छा अब मैं तोड़ूंगा। अब फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया की बारी आती है। माइटोकॉन्ड्रिया पायरोवेट मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये पायरोवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख लो, C3H3O3। ठीक है, C3H3O3 लिख लो भाई। भैया पायरोवेट का होब प्लीज बता दो। होब बता दूं? होब पहले लिखो पहले। देखो क्या हुआ, पहले ग्लूकोज तुम्हारा किसमें टूट रहा है भाई? दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लस थोड़ी एनर्जी, थोड़ी एनर्जी भी निकलती है यहां पे। अब क्या हुआ, ये पायरोवेट मॉलिक्यूल्स वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इसके बाद देखो क्या हुआ, अब फिर से यहां पे मिला ऑक्सीजन। इसके बाद अगले प्रोसेस में अब ऑक्सीजन यहां मिलेगा। अभी तक ऑक्सीजन का काम नहीं था। पहले ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो गया पायरोवेट मॉलिक्यूल और थोड़ी सी एनर्जी में, बिना ऑक्सीजन के भी, ये बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। अब ऑक्सीजन मिलेगा, यहां आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया, है ना। अब ऑक्सीजन और ये बचा हुआ पायरोवेट मॉलिक्यूल वापस टूटते हैं और फाइनली तुम्हारे टूट के बनते हैं CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी एनर्जी, ये तुम्हारा ये वाला प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाला देखो, ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, ये वाला प्रोसेस तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोल दो, मजा आ गया। दोबारा भैया दोबारा चलो, दोबारा आ जाओ। देखो ध्यान से, 143 क्या लिख रहे हो? 143 भैया 143 क्या लिख रहे हो? चलो आओ पीछे वाले पेज पे वापस आ जाओ। देखो अरे कहां गया वो पेज? ठीक है, हाँ आ जाओ भाई, एरोबिक पे वापस आओ। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुम्हारा क्या ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो गया? क्या रॉन्ग हो गया? भैया क्या रॉन्ग हो गया? कुछ गलती लिख दिया क्या मैंने यहां पे? अरे वो C3H4O3, हाँ मैं समझ गया। और क्या गलती हुई है बताओ, क्या गलती होगी बता दो, एक बार बता दो भाई सब लोग। किसका? पायरोवेट का फॉर्मूला। अरे बताओ यार जल्दी। अबे एक मिनट, बाकी कमेंट बंद कर दो भाई। कुछ गलती लिख दिया मैंने शायद, बता दो क्या गलत लिख दिया। पायरोवेट का फॉर्मूला देखना, पायरोवेट का फॉर्मूला बताओ क्या? पायरोवेट, अरे भाई आलू खाओगे? अरे यार कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने इस पे बोर्ड पे? मुझे बता दो कुछ गलत लिखा है क्या? लिखा है तो बता दो, कुछ गलती तो नहीं लिख दी मैंने? क्या गलत लिख दिया भाई बता दो यार, तुम भी यार। वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही मेरे को। वॉइस कैसे नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? अबे आ रही है वॉइस है? हाँ भाई साहब, 1 2 3। अच्छा जो पढ़ने वाले बच्चे, एक बार उनकी मुझे जरूरत है, वो एक बार जल्दी से मुझे बता दो। कोई कह रहा लैग, कोई कह रहा नो वॉइस। क्या कह रहे हो तुम लोग, जो मैं देख लेता हूं भाई। नहीं तुम देखो क्या कह रहे हो, आवाज भी सही आ रही है, कुछ गलत मुझे दिख नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो? अबे रॉन्ग बताओगे क्या? किसका फॉर्मूला? C3H3, क्या बात कर रहे हो? लो तुम्हारे सामने कर लेते हैं भाई, लो। भाई तुमने एक चीज गलत पढ़, बता देता हूं चलो। हाँ देखो, तुम C3H3O3 भी लिख सकते हो। H पॉजिटिव आयन अगर तुम जोड़ दोगे तो पायरुविक एसिड लिखते हैं, तो तुम C3H4O3 भी लिखते हैं, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? ये तो मैंने पहले बता दिया, H पॉजिटिव आयन दिखी नहीं तुम्हें यहाँ पे। यहां तुम्हें H पॉजिटिव आयन नहीं दिखाई मैंने, ये तुम्हें नहीं दिखाई क्या है? हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे करेक्ट बोल रहे थे मैं, लेकिन यार जो लोग रॉन्ग बोल रहे थे उन्हें बताना पड़ेगा ना।
ये भैया तुम भी ऐसी, दोबारा बताता हूं, चलो दोबारा सुनो भैया। ग्लूकोज का ग्लाइकोसिलिसिस हुआ, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटा। अगर तुम H पॉजिटिव आयन जोड़ दो तो पायरुविक एसिड लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला तुम C3H4O3 भी लिखते हो, है ना। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये फॉर्मूला तुम्हारे स्कूल में पूछा नहीं जाता, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट इसलिए मैंने बता दिया। हाँ सही था, फालतू में रोंग 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 रोंग, ठीक है ना। हाँ जबरदस्ती का। हाँ। अब ये जो तुम्हारा पायरुवेट था, अब इसके पास आया ऑक्सीजन। ये कहां हो रहा है प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन आती है, टूटता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत सारी एनर्जी। ये था तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं रिपीट कर दूंगा, किसी को रिपीट कराना तो बता दो। हाँ सही है बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चे लिखे जा रहे तो इसलिए मैंने बता दिया। हाँ ठीक है। हाँ। तुमने लिखा देखा होगा ना C3H4O3, ये लिखा हुआ देखा होगा है। C3H3O3 भी होता है, ये भी होता है भाई। H पॉजिटिव आयन जोड़ दोगे तो इसे पायरुविक एसिड बोल देते हैं, C3H4O3 लिख देते हैं तब। हाँ कुछ रोंग नहीं बेटा, हाँ लिखने तो ठीक है, क्या करें, ठीक है। अब कुछ बोल नहीं सकते हम, आ जाओ आगे। ये वाली बात क्लियर, एरोबिक क्लियर भाई बताओ, एरोबिक क्लियर। अब आ जाओ एनारोबिक पर, ये बहुत बेसिक्स है ना। एक बार वापस बता रहा हूं, चलो देख लो एक बार वापस। चलो सबसे पहले देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, सबको डायग्राम से बताता हूं, है ना। हुआ ये कि तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना। ये बना पायरोवेट मॉलिक्यूल, पायरोवेट में टूट गया कि क्या हुआ इसका? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का टूटना। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहां? साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद यहां तुम्हारा इसको ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलते ही ये वापस टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस बहुत सारी एनर्जी किसमें? एटीपी की फॉर्म में। अब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्लियर है? अब क्लियर है, देख लो क्लियर। किसी को डाउट है तो ये वाला डायग्राम देख लो। हाँ किसी को क्लियर है तो ये वाला डायग्राम देख लो, जल्दी 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 फुर्ती से देखो यार। हाँ लिखो जल्दी जल्दी, फुर्ती से लिख लो। हाँ बेटा आवाज सही है, तुम अपना एक बार माइक उसकी सही कर लो, आवाज है ना, आवाज सब सही है, देख लो, लिखो अब जल्दी, लिखो जल्दी, आ जाओ। लिख लिया? कितने बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं यार? लो वॉइस है क्या सच में यार? एक मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो, एक बार मैं बोलता हूं किसी को, आवाज देखने पर आवाज कम आ रही है, मैं कराता हूं, रुक जाओ, आवाज सही कराता हूं, रुको। हेलो हेलो हेलो, बताओ भाई ठीक है, पर एक बार चैट खोल दो तो बता देंगे लोग। आवाज सही एक बार बताना सब लोग। हेलो 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 हेलो, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। हेलो 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 हेलो। अब भी नहीं आ रही सही? 1 मिनट दे दो, कोई बात नहीं, कर लेंगे, रुक जाओ 1 मिनट कर लेते हैं। ठीक है ना? अब ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है चलो बस, ठीक है काफी, हटा दो ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो यहां 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। कुछ बच्चे जो ऐसी ऊपर से याद करके आ जाते हैं वो बोल देते हैं 2 नहीं 3 बनते हैं। अरे 3 कार्बन होते हैं दोनों में, 3 कार्बन होते हैं दोनों में। C3H3O3 पायरुवेट होता है। और मैंने क्या बोला था? H पॉजिटिव आयन जोड़ दोगे तो पायरुविक एसिड बन जाएगा। एक चीज सही है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में। ये तुम्हारा C3H4O3 नेगेटिव आ जाता है, ये तुम्हारा बन जाता है पायरुविक एसिड। इसकी बात नहीं करनी, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया था। 2 बनते पायरुवेट और 2 पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। अरे 2 3 हो गए तभी तो 6 हुआ। यहां ग्लूकोज होता है C6, 3 कार्बन के 2 पायरुवेट, तभी तो C6 होगा। कहीं कुछ पढ़ के आगे गलत है, कुछ पढ़ के आगे गलत है बेटा। यही ये छोटी छोटी दिक्कत है ना, और जो तुम ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना इसमें। सोचो तुम्हें ये पायरुविक एसिड बता रहा हूं, मेरे को बताया भी नहीं जाता, मैंने तुम्हें बता दिया एक्स्ट्रा। ये गलती होगी मेरे से, अब आगे नहीं बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा, पक्की बात है। अब नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को बता दूंगा, टेंशन मत लो तुम। हाँ चलो भैया आ जाओ, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी, आ जाओ भाई। ठीक है, चलो एरोबिक क्लियर, और तुम्हारा एरोबिक क्लियर हो गया। अब आ जाओ एनारोबिक पर। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। अब बनाएंगे दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको मारो। गाना सुना होगा तुमने, है ना, पूजा चाची का। पूजा चाची थी ना वो, हमें नाम भूल गया था, है ना। तुम्हारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक का मतलब एन से याद रखना कि अब ऑक्सीजन चला गया, अब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाम एक अलग दे दिया, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बात करते हैं तो इसको एक अलग नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे अल्कोहल जब बनती है ना तो उसे बोलते थे फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। तो ये और कुछ नहीं है, फर्मेंटेशन का मतलब ही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या, जरा देख लो क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें छोटी सी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। जैसे याद करो, एरोबिक के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, पर एनारोबिक के अंदर छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ नहीं हो रहा, यहां सब जो हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने हाथ में नहीं लेता, कहता अपने आप झेल लो जो झेलना है। यहां माइटोकॉन्ड्रिया तक बात नहीं पहुंचती। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस था पिछला वाला ये, बस इतना कहां गया, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस था सिर्फ यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला नहीं होता। तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब हम इसे दो टाइप के पढ़ते, देखो ये लिखा भी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टर्म्स एज फर्मेंटेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दो टाइप का होता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तुमने देखा जब तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, कभी करिए, एकदम से मसल क्रैम्प आते हैं, कुछ दर्द सा होने लगता है मसल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पाता बॉडी को और तुम ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो। समझ रहे हो, वहां पे सेल खाना बनाने की कोशिश करता है, एनर्जी देने की कोशिश करता है, पर ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि बॉडी में इतने तेज ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा, तुम ज्यादा मेहनत करे जा रहे हो, तो तब तुम्हें मसल क्रैम्प होते हैं। सुना होगा तुमने, मसल क्रैम्प बेसिकली वहां क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जहां जब जो लैक्टिक एसिड बनता है वहां तुम्हें मसल क्रैम्प फील होते हैं। और ये तुम्हारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या, वो बोलते हैं ना दारू बनाने वाला जो प्रोसेस है वही है, अभी बताने वाला 2 मिनट में, है ना। हाँ, स्प्रिंटिंग जो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात। हाँ हाँ भैया, जो भैया गलत गलत जिनका दिमाग में आ रहा था उनका डाउट क्लियर हो गया ना, वापस कर दूं कुछ डाउट है तो? देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा डाउट नहीं रहना चाहिए, याद रखना। देखो 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और पायरोवेट को हम C3H3O3 लिखते हैं, याद रखना। लेकिन अगर मैं H पॉजिटिव आयन और जोड़ दूं तब बनता पायरोविक एसिड, जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया था यार, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए। तब तुम C3H4O3 लिखते हो, तब H4 लिखना। लेकिन पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब खुद अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, चलो दिमाग लगाओ। तुम लोग बोल रहे नहीं सर 2 मॉलिक्यूल नहीं होते, 3 होते हैं। सोचो अगर C3 है और अगर तुम यहां 3 लिख देते, क्या 3 3 9, क्या 9 कार्बन हो जाते? क्या ग्लूकोज में 9 कार्बन होते हैं? सोच के बताओ मुझे, क्या ग्लूकोज में 9 कार्बन होते? ग्लूकोज में होते C6। तो क्या अगर यहां 3 कार्बन है पायरोवेट में, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही तो मॉलिक्यूल होने चाहिए। डाउट क्लियर हुआ दिमाग में? बिल्कुल डाउट क्लियर हो? कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं नहीं सर यहां 3 पायरोवेट के मॉलिक्यूल होंगे, रॉन्ग लिखा आपने, रॉन्ग 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 रॉन्ग। अबे सुन लेते पहले। पायरोवेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, तो पायरोवेट खुद कितने? 2 होंगे ना। देखो पायरोवेट ही है, कितने होने चाहिए कॉमन सेंस से बताओ। ये पायरोवेट है, अब बताओ कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए इसके? 2। तब जाके कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। अच्छा मैं समझा तुम मेन, मैं समझा तुम्हारा मेन डाउट क्या है। यही दिक्कत होती है बेटा जब केमिस्ट्री थोड़ी वीक होती है ना। एटीबीएस से नहीं पढ़े इसका। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग एटीबीएस से केमिस्ट्री पढ़े उन्हें तो रॉन्ग वाला दिक्कत नहीं आई होगी ना, गड़बड़ कर दी बेटा तुमने। अब मैं समझा तुम मेन, अच्छा तुम्हारा मेन डाउट बताओ, तुम कहां फंसे थे? मैं बता देता हूं। तुम लोग फंसे थे, मैंने बोला था 2 पायरोवेट, मैंने ये बोला था ना 2 पायरोवेट, मैंने ये बोल दिया था ना। तुम्हें लगा 2 कार्बन बोल रहे हैं टीबी, है ना बेटा। पायरोवेट खुद ये रहा C3H3O3। सोच अगर इसके बाहर मैं 2 लगा दूं, कार्बन 3 ही है, ऑब्वियस सी बात है। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये था 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ये है 2 का मतलब, 1 2, तब जाके 3 और 3 6 कार्बन होते। अब पता चला पूरी साइंस, पूरी बायोलॉजी जब वो टीचर पढ़ाता है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है तो कितने डाउट खत्म होते हैं। अब पता, इसलिए मैंने बोला था बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब रिलेटेड है। अगर तुम बायो को सिर्फ ये पढ़ोगे ना याद करने के नजरिए, 2 मॉलिक्यूल बोल दी सर ने, 3 होते कार्बन का, 3 ही होते हैं तो मुझे पता है। 3 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये मतलब था इस 2 पायरोवेट को लिखने का। क्लियर हुआ? अरे बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो जरा बता दो,
ये कौन सी टीम के बाल लगते बता? गरुड़ द्वार वाले तो नहीं थे ना? कल जीते हो, तुम्हारी तो हरकत नहीं थी ना ये वाली। ये सिली मिस्टेक्स पता तुम कब करते हो? जब तुम बायो को रटने की कोशिश करते हो। जिसने अच्छा तुमने देखा मैं बायो इस तरह से पढ़ाता हूं कि रटना ना पड़े तुम्हें। पूरे डेप्थ में जाके सारी चीज बताइए, तुम रट रहे हो बायो को। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल 2 लिख दिया आपने। भाई ये कार्बन थोड़ी ना है, ये तो पूरा पायरोवेट है। पायरोवेट पूरा ये होता है, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 3 और 3 दोनों मिला के तब जाके 6 हुए, इसलिए यहां 2 लिखा मैंने। बताओ यार। यही गड़बड़ कर दी बेटा, यही। अब बायो तुम रटोगे तो यही होगा तुम्हारा। बायो रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है, जबरदस्ती बायो डाली। भाई पानी दे देना यार, पानी है। इतना बोल के मेरे गला दर्द हो गया। अरे यार पानी नहीं है भाई, ये पानी किसका पी लूं? पता नहीं, किसी महिला टीचर का लग रहा है मुझे। बोतल है, पी लेते हैं। पानी को थोड़ा ना कोई मना करेगा। कभी प्यासे को पानी, जैसे ये जिन मैम का पानी की बोतल ना, जैसे ही आएंगे तुरंत ये गाना स्टार्ट कर दूंगा। पिलाया नहीं बाद टीचर बनने से क्या फायदा। रटो बेटा, तुम बायो रटो, जो रटना चाहते रटो भाई। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे उन्हें तो मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं तो उन्हें पूरा ऐसे डेप्थ में बताया करूंगा। मैं तो ऐसे आधा दूर ऊपर से नहीं बता रहा। तुम रटो बेटा, बॉडी बढ़िया बढ़िया रटो, बढ़िया मजा आएगा। बायो रटो यार, और क्या। फिर पता अगले साल बोलना कि मेरे साथ ये हुआ था। पता है मैंने 9th क्लास में बायो एक ऐसे टीचर, मैंने ऐसे पढ़ ली थी, मुझे ना रटवा दिया और मैं भी बेवकूफ था, मैंने रट लिया। पर 10th में मुझे बढ़िया टीचर मिले, उन्होंने भाई बायो को समझाना सिखाया, तब जाके डाउट्स क्लियर हुए मेरे, वरना मैं भी रट लेता। बेटा बायो को रटना बंद करो यार, इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार। जबरदस्ती रटने पर लगे पड़े। और मुझे पता, मैं सही बताऊं, टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता। तुमने चीजें गलत सुनी है। अगर तुम कहीं से पढ़ के आए हो ना, मुझे पता है टीचर गलत नहीं पढ़ाता। टीचर ने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट पढ़ाया, तुमने गलत सुन के उसे गलत इंटरप्रेट कर लिया। कभी कभी तुम ये गड़बड़ करते हो। समझा करो यार, समझो तो सही। जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से भी सुनो, समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तुम जहां भी तुमने यूट्यूब पे देखा हो, कहीं भी देखा हो, स्कूल में पढ़ा होगा, तुम्हारे टीचर ने गारंटी बता रहा हूं सही पढ़ाया होगा। तुमने दिमाग में थोड़ा उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये हुआ होगा बस। हाँ चलो यार, आ जाओ भाई। तो अब आ जाओ, सबसे पहली चीज दारू बन रही है भाई। दारू बेसिक दारू नहीं, एल्कोहल जिसके पीछे OH लग जाए, जैसे C2H5OH, ये होता है इथेनॉल। OH लग गया ना, ये एल्कोहल प्रजाति का प्राणी है, ये एल्कोहल प्रजाति है एक तरह से ना। तो बेसिकली हुआ क्या, हम बेसिकली ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, स्पेशली हम ईस्ट के लिए बात करें। ईस्ट पता है, फंगस, यूनिसेलुलर फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, यही करती है। तो इसने क्या किया, शुगर पे जाके बैठ गई। शुगर पे जाके इसने, या फल पे जाके बैठ गई। किसी फल कोई बहुत देर दिनों से रखा था, मॉइस्चर में आ गया, तो ये ईस्ट वहां जाके बैठ गई। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये तभी होता है, तभी तुमने सुना होगा जहां पे वो बनाई जाती है ना, विनेगर बनाया जाता है, ठीक है, सिरका जिसे बोलते हैं ना, जो क्या कहते हैं, शराब बनाई जाती है, उनको ना मटके में रख के ऐसे दबा देते हैं नीचे, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। माइनस ऑक्सीजन कर दिया, देखो माइनस ऑक्सीजन, माइनस कर दिया ऑक्सीजन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, शुगर का इनकंप्लीट ब्रेकडाउन, इसलिए एनर्जी कम मिलती है। इनटू इथेनॉल, इथेनॉल एक टाइप का एल्कोहल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो क्या हुआ, ग्लूकोज था, ग्लूकोज वापस से टूटा। ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस। क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस टूटा पायरोवेट प्लस एनर्जी में, ठीक है, पायरोवेट प्लस एनर्जी में टूटा, ठीक है, पायरोवेट प्लस एनर्जी में टूटा। सुनना ध्यान से, ये कॉमन बीच का प्रोसेस होता है। अब ये पायरोवेट प्लस एनर्जी के बाद वापस से टूटना स्टार्ट हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थोड़ी सी एनर्जी निकल गई। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। यहां माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं, याद रखना। एरोबिक के अंदर साइटोप्लाज्म में आधी, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ज्यादा एनर्जी निकलती है। यहां पूरा का पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है, सिर्फ साइटोप्लाज्म, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म। ये बात याद रखोगे, ठीक है। तो तुम्हारा ईस्ट जो फंगस है, इसी तरह तुम्हारे ब्रेड बनाए जाते हैं, ठीक है, एल्कोहल बनाई जाती है ना, ये सब वही प्रोसेस है। ये सब कहां कराए जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इसकी वजह से एक नुकसान ये होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ईस्ट ने अटैक किया शुगर पर, शुगर को खा लिया, है ना, या फिर मान लो ईस्ट फलों पर बैठ गई, है ना, फल पर बैठ गई, फल को खाने स्टार्ट कर दिया। इन द एब्सेंस, अब उसे छुपा के रख दो, बंद करके रख दो। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, माइनस है, होता क्या है, ये क्या बनता है, डायरेक्ट बन जाता है एल्कोहल, जैसे मैंने बोला इथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, थोड़ी सी एनर्जी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, इसलिए हमने थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, ज्यादा नहीं, ठीक है,
ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? इथेनॉल ये रहा, C2H5OH, याद रखना है ना। अगर याद रखना तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्ट करने वालों बस मैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसे ही तुम्हारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है? इंसानों के अंदर जब इंसान बहुत ज्यादा मेहनत एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने पर ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, बॉडी में इतना ऑक्सीजन नहीं और इतना ज्यादा ऑक्सीजन हर सेल के पास नहीं पहुंच पाता। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो टूटने स्टार्ट होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा नहीं, हर सेल तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि तुम भाग रहे हो, तो पूरी बॉडी को एनर्जी थी, तुम बहुत ज्यादा भाग रहे हो, इतना ऑक्सीजन है नहीं अभी अंदर, है ना, तो हर सेल के पास नहीं पहुंच पा रहा। तो जिस सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और वहां पे ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, वहां बन जाता है लैक्टिक एसिड। तब हमें क्रैम्प्स आते हैं, तब हमें दर्द होता है। इन ह्यूमन मसल्स देख लो, इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या हो रहा है देखो, यहां पर तुम्हारा ग्लूकोज टूटा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई। वहां पे भी ग्लूकोज टूटेगा लेकिन इथेनॉल की जगह क्या मिल रहा है हमें? यहां मिल रहा है लैक्टिक एसिड, समझो। और जहां जहां लैक्टिक एसिड रिलीज होता है फिर वहां वहां हमें दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं। ये था तुम्हारा। अब आ जाओ मैच स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है, मैच स्टार्ट कर रहे हैं भाई। शुरुआत, तैयार हो? पहले बताओ, शुरुआत के लिए तैयार हो? जल्दी बताइए। छोटा सा एक चार्ट बना दिया तुम्हारे लिए मैंने कि ग्लूकोज 6 कार्बन का है, साइटोप्लाज्म में टूट जाता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसको हमने नाम दिया पायरोवेट, है ना। अब तुम्हारी भाषा में लिखा हुआ मैंने, जो रट लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद 3 प्रोसेस है। देखो ये तो ये चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये तो होगा ही होगा। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये तो होगा ही होगा। अब अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है, ये बात हो रही है हमारी बॉडी की, हमारे मसल्स की, तो लैक्टिक एसिड एनर्जी मिलेगी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन बात करूं मैं ईस्ट की, फंगस की, तो वहां पर तुम्हारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में थोड़ी एनर्जी। ये चार्ट तुम याद रखना चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आ जाओ तुम्हारे क्वेश्चंस पर। अब मैं डाउट भी पूछता रहूंगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या मिला? रेस्पिरेशन हमें क्या क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जिससे कि सेल की ग्रोथ हो, सेल का डिवीजन हो, रिपेयर हो, ठीक है। और बैलेंस कर रहा है गैसेस को, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन जो अंदर लेनी है, उसका बैलेंस रख रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज्ड इन इंडस्ट्री में एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होता है। क्या क्या बनाने के लिए? ब्रेड, अल्कोहल, विटामिन बनाने के लिए। ये तुम्हारी रेस्पिरेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है। अब 2 मिनट बात करने के बाद हम लोग अपना गेम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरेशन क्या टाइम हुआ अभी? बस अब क्वेश्चन होंगे 10-12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं। 15-20 मिनट की क्लास हो रहा है। अच्छा, तुमने एक नोटिस करी, मैं ज्यादा देर की क्लास नहीं लेता भाई। कब लेता हूं मैं ज्यादा देर की क्लास? कभी 1.5 घंटे की क्लास भी नहीं ली मैंने तुम्हारी, जब से बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जानता हूं मैं। चलो एक बार मन मन में रिपीट करोगे, चलो मेरे साथ करोगे। खड़े हो जाओ घर में, जल्दी फुर्ती से खड़े हो। अपने घर में किसी टेबल चेयर बैठे हो, खड़े हो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, हाँ, और बेड पर खड़े हो जाओ, बेड पे जल्दी खड़े हो। अब खड़े होने के बाद क्या करोगे? आंखें बंद करो। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो। जल्दी आंखें बंद करो। कर ली? आंखें बंद करके टाइप कैसे कर रहे हो तुम? चलो सबसे पहले याद करो, आज हमने क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा। सबसे पहला टॉपिक आज हमने शुरुआत करी रेस्पिरेशन से। मैं बोलता जाऊंगा, तुम लोग सिर्फ मन मन में याद करो। रेस्पिरेशन के अंदर हमने सबसे पहली बात पढ़ी, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। जब खाना ऑक्सीडाइज होता है, यानी खाने के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। एनर्जी जो रिलीज करता है उसकी करेंसी को हमने नाम दे दिया एटीपी। एटीपी इज व्हाट? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमें एनर्जी की बात करनी है, जैसे 6 एटीपी, 7 एटीपी, 10 एटीपी, ऐसे बात करनी है ना। अब ये कहां हो रहा है पूरा प्रोसेस? सेल के अंदर। सेल के अंदर 2 चीजें होती है, स्पेशली होती है बहुत सारी, पर 2 की बातें करेंगे। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक चीज होती है, जो ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो मेन प्रोसेस यहां साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो 2 तरह का रेस्पिरेशन हमने पढ़ा। 2 तरह का रेस्पिरेशन कौन कौन सा? एक हमने पढ़ा, अच्छा रेस्पिरेशन के बाद हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का तुम्हें डिफरेंस बता दिया। हमने 2 तरीके का रेस्पिरेशन पढ़ा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, ये वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ये 2 जगह होता है। पहले होता है साइटोप्लाज्म में, फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज तुम्हारा टूट जाता है पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में, और पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल हो तो टोटल 6 कार्बन हो गए, है ना। तो ग्लूकोज टूट जाता है पायरोवेट मॉलिक्यूल में, है ना। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरोवेट मॉलिक्यूल्स के साथ आके ऑक्सीजन मिलता है ना, और ये बनाता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बहुत सारी एनर्जी।
ये प्रोसेस तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियम होता है। शुरुआत वाला ग्लूकोज से पायरोवेट वाला होता है साइटोप्लाज्म में, पायरोवेट से एनर्जी वाला होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बात थी तुम्हारी एरोबिक रेस्पिरेशन की। इसके अंदर तुम्हारा क्या क्या हो गया, ग्लूकोज तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं साथ में। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बात करूं तो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज तुम्हारा फिर से पायरोवेट के मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ठीक है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें जो तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स है एक्स्ट्रा, वो क्या क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इथेनॉल मिलता है, या फिर लैक्टिक एसिड मिलता है। या तो कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल मिलता है या लैक्टिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल कौन से केस में मिलते हैं, जब तुम्हारा कौन सा फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट के अंदर स्पेशली बात करें, ईस्ट जो तुम्हारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है, जहां पर तुम्हारा ग्लूकोज टूट के पायरुवेट में और पायरुवेट टूट के तुम्हारा फाइनली बनाता है एल्कोहल, इथेनॉल स्पेशली, साथ साथ में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करूं तो हमारी मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज टूट के बनाता है फाइनली लैक्टिक एसिड, ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी। ये तुम्हारा आज का टॉपिक हमने पढ़ा। मजा आ गया? पहले बताओ, मजा जल्दी से बताओ, फुर्ती से बताओ, ए भैया बोलो जल्दी से, हैं? ये मैंने तुम्हें ग्राफ दे दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन बता दी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ करता है, बैलेंस करता है गैसेस को, इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्रेड एल्कोहल बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए। अब स्टार्ट होने जा रहा मैच। चलो पहला, ये कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, पहले बता दो, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले आज की क्लास में, कुछ पीवाईक्यूज डाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है गरुड़ द्वार के लिए। अब जब गरुड़ द्वार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो सही करेंगे, नाग शक्ति वाले गलत करने की कोशिश करेंगे। गेम के रूल तो तुम्हें पता ही है। अच्छा पहले मजा आया, पहले बताओ क्या लगा मैं इसलिए, अच्छा जिन बच्चों ने, जो बच्चे स्टार्टिंग से मुझे पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें भी कंफ्यूजन आया था कि इस दो पायरुवेट वाली बात में? मैं लिटरली जानना चाहता हूं भाई, तुम्हें तो नहीं आया था ना, तुम्हें तो नहीं आया था ना, तुम लोगों को आदत पड़ गई ना चीजों को समझने की, अब रटने की जगह आदत पड़ चुकी है ना, तुम्हें तो कंफ्यूजन नहीं आया था ना इस चीज में, दो पायरुवेट वाली बात में। ये दो कार्बन नहीं बोले थे मैंने, कार्बन 3 ही है पायरुवेट के अंदर, ये फॉर्मूला है। फिर पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है और 2 3 से 6 कार्बन। तुम्हें तो नहीं आया था ना? हाँ, तुम्हें नहीं आना चाहिए भाई। और जिनको देखो, जो बच्चे पहली बार भी मुझसे पढ़ रहे हैं, बेटा अगर तुम्हें आया है तो कोई बात नहीं, आज तुमने सीख लिया ना, अपनी गलती से सीखते हैं, कोई बात नहीं। और सिर्फ बताऊं, ये गलती तुमने की है तो ये तुम्हारी एक तरह से बेवकूफी नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम वीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चीजें सीख ही करो, ये तुम्हारी सीखने का टाइम है अभी। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं। वो तुमने हद से ज्यादा रॉन्ग स्पैम कर दिया था ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा इतना ज्यादा स्पैम मत किया करो, बता देते कि ये रॉन्ग है, हमें ऐसा लग रहा है गलत है, कोई बात नहीं, मैं बता देता तभी, है ना। आई नो की गलतियां होती हैं, मुझे पता है। तुम लोग स्कूल जाते हो, इतना प्रेशर लेते हो, इतनी टेंशन होती है, फिर कहीं तुमने कुछ पढ़ रखा होगा, फिर तुम्हें डाउट आया, तुम्हें लगा कि ये तो गलत हो गया, अब क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, मुझे पता है बहुत सारी टेंशन हो जाती है, मत घबराओ यार। तुम्हें अब पता चल गया ना, आज भरोसा हो गया ना, बस एक बार भरोसा कर लिया तो मैं उसके बाद गारंटी तुम्हारी एटी पे तुम्हारा भरोसा थोड़ा ना तोड़ेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे ऊपर? पूरा अगर भरोसा कर सकते हो तो मैं लगता है कि हाँ एटी हाथ थाम लो आप, बस फिर तुम्हारे एटी ना हाथ छोड़ेंगे ना साथ छोड़ेंगे। कोई दिक्कत आती मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम आती मुझे बताओ। तुम्हारे लिए भी ना मैं जल्दी से ही कुछ प्लान भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कुछ छोटा सा, ठीक है, तुम लोगों को जल्दी बताऊंगा। तुम लोगों की एक छोटी सी प्रॉब्लम है मुझे पता। अच्छा तुम लोगों को मैंने रिवीजन लाइट का भी दे दिया, केमिकल रिएक्शन का भी दे दिया, सेम इस चैप्टर का भी दूंगा, तुम्हें नोट्स भी दूंगा, तुम्हें पूरा वन शॉट एक बार रिवाइज भी कराऊंगा। तुम लोगों को जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट है वो भी मैं करा दूंगा। तुम्हें जो दिक्कत आएगी मुझे बताओ बस, ठीक है। कॉन्फिडेंस मत खत्म करना। अच्छी बात है, सही बताऊं, मुझे बुरा नहीं लगा तुमने रॉन्ग बोला ना, ये मुझे अच्छा लगा उल्टा। पता है क्यों? इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट तुम बोलते तो तुम चीजें पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। कोई बात नहीं, तुमने रॉन्ग बोला, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा थोड़ा लगे इस पर, यार क्या हो गया। सच बताऊं, मैं रॉन्ग होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता, मैं तुरंत बताता हाँ बेटा गलत हो गया, सॉरी, हाँ मैं बोल देता, इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है। पर मुझे अच्छा लगा तुमने जो रॉन्ग बोला, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तभी तुम रॉन्ग बोल पाए। आज तुम्हारा इससे डाउट भी क्लियर हो गया। अगर तुम रॉन्ग ना बोलते, चुपचाप लिख लेते, तो तुम्हारा डाउट भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। बस मचाना तुम लोगों को, जो दिक्कत आएगी वहां मैं हूं, आ जाओ। अब स्टार्ट कर रहे हैं। गरुड़ द्वार वालों पता है ना तुम्हें? अच्छा गरुड़ द्वार की टीम कहां से कहां तक थी, ए से लेके? मैं भूल गया, चलो 60 सेकेंड मैं इतना डाउट देख लेता हूं। नागासाकी में कौन है भैया? नागासाकी नहीं, नाग शक्ति भैया। आपकी शादी को इथेनॉल को CH भी बेटा नहीं भैया, लड्डी हो गई मतलब भैया समर वेकेशन है कि हाँ हो जाएंगे बेटा, शायद 80 बेटा बताएंगे धीरे। देखो एक डाउट एक बारी में, आज ATP समझ लो पहले, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कैलोरीज केमिस्ट्री में बताऊंगा, वहां तुम्हें मजा आएगा। यश पता नहीं भाई, पोल नॉट वर्किंग। एक बार दोनों फर्मेंटेशन बता, सुन ले बेटा। एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहां पे एल्कोहल बन रही है ना, ये तब होती है जब ईस्ट किसी खाने पे जाके बैठा, खाना स्टार्ट किया उसने, है ना, उसके बाद जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज
इस बार जो ग्लूकोज टूट रहा है, ईस्ट के अंदर जो ग्लूकोज टूट रहा है वो पायरुवेट के बाद सीधा तेरा इथेनॉल यानी अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, थोड़ी सी एनर्जी। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लेकिन बात करें किसकी बात करें, दूसरा कौन सा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां तेरा ग्लूकोज टूट के पायरुवेट के बाद डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बना रहा है और थोड़ी एनर्जी। समझा? जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा तो हर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, बहुत भयंकर एक्सरसाइज कर रहा है तू, पूरी बॉडी में यूज हो रहा है, तो हर सेल के पास नहीं पहुंच रहा। तो जहां सेल के पास नहीं पहुंच रहा वहां तेरा बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो गया तेरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, चलो बेटा वर्तिका कौन कौन है एक बार बताना यार, कौन कौन से हैं एक बार बता देना भाई। ये गरुड़ द्वार की टीम कहां से कहां तक और नागशक्ति की कहां से कहां तक एक बार बताना। ए से लेके एम तक है ना, शायद गरुड़ द्वार एम तक है ना, ए से लेके एम तक। अब मैं देख लूंगा वैसे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहां बन रहा है, साइटोप्लाज्म में, यही तो है ना। चलो भैया ऑप्शन है बी। कौन सी टीम जीती पहले देख लें। अरे 68% भाई, ये तो फोटो लेना पड़ेगा भाई। ये लो ठीक है, एक बार बताओ ए से लेके एम तक ना, एम तक ना, हाँ ए से लेके एम तक। बेटा ए से लेके एम तक गरुड़ द्वार, एम एन से लेके जेड तक नागशक्ति की टीम है। हाँ आ जाओ भाई। अगला, स्टूडेंट ईट्स राइस एंड पोटैटो। पता क्या कर रहा है, चावल आलू, आलू चावल कॉम्बिनेशन नहीं मैटर पर खा रहा है भाई, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट विल मेनली बिगिन डाइजेशन इन द माउथ। कौन से न्यूट्रिएंट की बात है जो मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं नागशक्ति का क्वेश्चन है भाई। गरुड़ द्वार वाले गलत करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। हाँ तो कल भाई गरुड़ द्वार वालों ने कम्युनिटी पे हल्ला मचा दिया था, नागशक्ति वालों आज मौका है तुम्हारे पास, वरना फिर से आज गरुड़ द्वार वाले कम्युनिटी पोस्ट पे हल्ला मचाएंगे। कल मैंने पता क्लास खत्म होती कम्युनिटी पोस्ट देखा तो भाई हल्ला मचाया हो तो वहां तो तुमने गरुड़ द्वार वाले जीत गए। बेइज्जती मत किया करो, वहां नागशक्ति वाले एक दूसरे में लगे पड़े हैं। अबे फेयर जीतो ना, और जीतने वाले जो हैं वो ज्यादा उल्टा मत बोलो, है फेयर कंपटीशन रखो। उसे फेयर प्ले अवार्ड नहीं मिलता आईपीएल में, वो भी तो चाहिए। गंदा क्यों खेल रहे हो, बातों से मत खेलो, यहां खेलो, क्वेश्चंस में दिमाग लगा खेलो भाई। स्टूडेंट ईट्स राइस एंड पोटैटो विच न्यूट्रिएंट्स मेनली बिगिन डाइजेशन इन माउथ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पौधों से खाना मिलता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, तो हमें जो मिलता है पहले उस स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा ना माल्टोज में यानी शुगर में। तो सबसे पहली चीज हमारा स्टार्च। करेक्ट आंसर इज डी। ओ भाई टक्कर है भाई, पूरी टक्कर है भाई इस बार, तो इस बार है पूरी टक्कर। चलो देखते हैं भाई, लगभग आसपास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स। क्या इनर लाइनिंग स्टमक की जो होती है वो क्या सीक्रेट करती है, क्या निकालती है, क्या देती है, क्या मिलता है उससे, बता दो क्या मिलता है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फुर्ती से फुर्ती से फुर्ती से। और पानी पी लेता हूं यार, अब नहीं है भाई अपनी बोतल यहां पे। इस पानी में मिला के तो कुछ नहीं चला गया। अबे मैं अगर बेहोश हूं तो मुझे बता देना, तुम्हारे पास है ना पीडब्ल्यू का वो कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बता देना कोई पानी में जानबूझ के मिला के गया हो कुछ, कि हाँ भाई क्लास होने वाली, क्योंकि मेरी क्लास ना फिक्स होती है, और कोई जानबूझ के मिला के चला गया हो कुछ तो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो हो गया, पेन कहां रख दिया मैंने। अभी कुछ दिनों से लग रहा है भूले भटके से हम हैं। हाँ भाई हो गया। चलो इनर लाइनिंग क्या कर दिया भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बी ऑप्शन। ये किसका क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था ये गरुड़ द्वार का क्वेश्चन था। चलो 54। चलो अगला क्वेश्चन नागशक्ति भाई, नागशक्ति वालों अगला क्वेश्चन तुम्हारा। चलो हो गया अगला क्वेश्चन, यहां लिख देता हूं नागशक्ति। कह रहे हैं अ पर्सन हैज डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग फैट्स। एक पर्सन को फैट डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वो नूडल्स खाता है और नूडल्स ही निकाल देता है, वो बर्गर खाता है, बर्गर ही निकाल देता है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा भाई, है ना। विच ऑर्गन मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। कौन सा ऑर्गन है जो उसका सही से काम नहीं कर रहा, सर उसका अंगूठा। क्यों बताओ सर, पोलो नहीं आया बेटा, पोलो मेरे पास भी नहीं आया। क्रिश का गाना सुनेगा, हाँ दिल ऐसे दिनों क्रिश का गाना कौन सा था उसने सुनाया था,
दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, बताओ। ले बेटा अरे आके दुनिया में बायो ना पढ़ा तो क्या पढ़ा तू पता, कुछ भी बना देते हैं, लिरिक्स नहीं आते मुझे। सर गलती से गलत हो बेटा, गलती से गलत होता है। सर क्लास 10th में कितने आए थे बेटा? क्लास 10th में मैं फेल हो गया था। तो हमारे यहाँ अंडमान में एक्चुअली ये होता था, मैं अंडमान में पला बड़ा हूँ ना, मेरा अंडमान में हैवलॉक आइलैंड सुना है तुमने? हाँ, तो वहाँ पे हमारा कबीला था। तो उस कबीले में क्या होता था, हमें ये होता था कि कबीले के जो सरदार के बच्चे थे ना, उन्हीं को पास होना अलाउ था यार। तो अगर कोई कबीले से अलग, जो हम तो कबीले के वो लोग थे जो मतलब जो मजदूरी करते थे, मेरे मम्मी पापा तो वहाँ, तो हम सरदार से कॉम्पीट नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ था। तो उनका ये था कि अपने बच्चों को फेल कराओ 10th में जानबूझ के, ठीक है। तो फेल होना पड़ता था वरना वो मार देते थे। तो तब तक इसलिए मैं बचा रहा, अगर मैं ना बचता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता। बेटा हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कत, इसलिए फिर हम वहाँ से निकल के आ गए। हाँ, पता है अंडमान से तैर के आने में मुझे कितना टाइम लगा, कब तक आया। मम्मी पापा को भी टापू पे छोड़ गया वो बीच में ही, क्योंकि वो इतनी दूर तक तैर नहीं पाए, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द हो गया उनके। हाँ, तो अभी वो है, जब अब मैं जब थोड़ा हो जाऊंगा और ज़्यादा स्विमिंग डेली सीखता हूँ मैं। अब जब मेरी स्विमिंग और तगड़ी हो जाएगी तो उस टापू पे फिर उन्हें ले जाऊंगा। चलो, कल की क्लास रिकॉर्डेड थी क्यों भैया? आ जाओ भाई। तो आंसर है परसेंटेज, लीवर खराब है भैया इसका, लीवर खराब है। लीवर क्यों? बाइल जूस ही नहीं निकल रहा होगा, बाइल जूस निकल नहीं रहा, लीवर नहीं दे पा रहा बाइल जूस, क्योंकि लीवर थोड़ा फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। बाइल जूस क्या करता है? फैट को तोड़ता है, फैट नहीं खा पा रहा है आदमी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्या है? ए ऑप्शन। तो भैया ओ भाई, ये तो एक ही क्वेश्चन में नाग शक्ति बाजी मार गया। आज नाग शक्ति मैं बता रहा हूं, आज ये कम्युनिटी भर देंगे भाई। आज नाग शक्ति ढोल बजाएगी कम्युनिटी पे, तुम देख लेना। आज तुम कम्युनिटी पे फेक, यही होता है, गरीब आदमी अपनी स्टोरी सुनाते फेक लगती है। अभी कोई अमीर आदमी सुना रहा होता तो बोल देते रियल है, रियल है। बेटा एक्चुअली क्या था, वो सिंगापुर में ना मेरा एक विला था, एक मैंशन था। तो प्रेसिडेंट साहब एक बार मिलने आए थे, तो उनके बच्चे के पेपर में बैठना था। मेरी भी 10वीं चल रही थी, उनके बेटे की भी 10वीं चल रही थी। तो वो आके जब बैठे, उन्होंने नीचे आके बैठे, हमने बोला नहीं नहीं ऊपर बैठ जाओ। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की हमसे कि हमारे बेटे की 10वीं के एग्जाम अपने बेटे से दिलवा दो। मेरे पापा ने बोला फिर हमारा बेटा फेल हो जाएगा। उन्होंने बोला अरे आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो इतने बड़े मेंशन है, पूरा सिंगापुर आपका है, दुबई आपको खरीद के दे दें। तो फिर मैंने उसका पेपर दिया, इसलिए मैं फेल हो गया। अब रियल है, ठीक है। ये मैंने फोटो ले लिया ना इसका, तो देख लो, ले लिया, भुलवा देते हो तुम। चलो हाँ भैया, लीवर हो गया। चलो अगला, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल जूस? अरे ये तो आसान क्वेश्चन है यार, ये आसान है पर अजीब है। ये तो मैं अच्छा कुछ इसका क्वेश्चन है, गरुड़ द्वार का। चलो भैया, चलो इसमें डाउट देखते हैं। गद्दारी मत करो मित्रों, पोल लीडर बना के कुछ नहीं होगा। हाँ आयुष समझा ही नहीं। हाँ भैया, फंक्शन ऑफ डायफ्राम, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे ना, बस अभी के लिए समझ ले। चल अभी क्या, कल पढ़ाऊंगा ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कल पढ़ाने वाला हूं ना नेक्स्ट क्लास में, तब बता दूंगा, ठीक है। ये भी फेक है, सही है भाई, तुम मेरी बात को फेक। सर बढ़िया गेम खेलते हो आप, ठीक है भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। भैया वॉलपेपर दिखा दो, वॉलपेपर देख भाई, वॉलपेपर इतना सेक्सी है, तो जल जाओगे तुम लोग। हैं 1/cos c बोलने का मन कर रहा है, 1/cos c बोलने का मन कर रहा है, फिर √1 + 10 स्क्वायर थीटा, नहीं 10 स्क्वायर सी, हाँ √1 + 10 स्क्वायर सी। चलो आ जाओ, एटीवी जिंगल वाला सर डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर है, डिफाइन कर दूं पक्का? तू क्या करेगा फिर? डिफाइन भी मैं कर दूं, पढ़ा भी मैं दूं, समझा? ए भैया, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस पे है ना। फोकस वो पॉइंट है बेटा जब कोई भी पैरेलल रेज टकरा के फोकस से पास होती है, उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सर आप बहुत हैंडसम हो, इस बच्ची को मेरी तरफ से एक वो भिजवाया जाए, ठीक है। इन लोगों के लिए वो भी देना है ना, गिफ्ट भी करना है ना। तुम लोगों को पता है, तुम लोग अभी मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक प्लान करूंगा, इस मंथ के एंड में शायद एक प्लान करूंगा। मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, इस बैच के जो बच्चे मुझसे पढ़ने वाले उन्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, बोली थी मैंने। पता मैंने क्यों बोली थी? इससे मैं रिलेट कर पाता हूं। जब मैं स्कूल में था ना, मम्मी पापा 10th में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसकी फीस बहुत महंगी होती है। उसके बाद स्कूल वालों का बैग, स्कूल की ड्रेस, स्कूल की बुक्स, किताबें, बहुत खर्चा हो जाता है ना। इसलिए तुम नोटिस करते हो कि मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं, जिससे तुम्हें वो बुक क्यों भाई 100-200 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करवाने घर वालों के, कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक टाइम आएगा जब तुम्हें शायद जरूरत पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की, मैं दूंगा।
सारी बुक जो तुम खरीदोगे ना महंगी महंगी दुकान से, कहीं से भी खरीदोगे, उन बुक्स में जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं दे दूंगा तुम्हें। कोई बुक अभी लेने की जरूरत नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, और तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी कोई जरूरत नहीं किसी भी बुक की, टेंशन मत लो फालतू की। कोई बच्चा इतना टेंशन मत दिया करो। हाँ, कहीं फ्री की मिले तो ले लो, खरीदना मत, पैसे वैसे की नहीं। हाँ ठीक है। और मैं तुम लोगों को वैसे अभी एक टेस्ट वगैरह लूंगा नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में, जब तुम्हारी जून की छुट्टी हो जाएगी ना नेक्स्ट मंथ में, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ पहुंचाने का कुछ ट्राई करूंगा, कुछ दूंगा पक्का, है ना। विच पार्ट ऑफ द एनिमल रिसीव्स बाइल जूस? ऑब्वियस सी बात है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। आ जाओ भाई, 56%। भाई जीत रहा है इस बार तो कौन? इस बार तो नाग शक्ति कर रही है, बाजी मार रही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड? स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तो नाम स्मॉल रख दिया, फिर ये लॉन्ग भी है और हाईली कॉइल्ड भी है, गलत है ना। स्मॉल नाम, अच्छा इसका नाम जिसने रखा होगा पहली बार स्मॉल इंटेस्टाइन, उसने देखी नहीं होगी, है ना। उन्हें बिना देखे बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वो देख लेता तो उसे लार्ज इंटेस्टाइन ना बोल देता। चलो ये क्वेश्चन किसका भाई? ये क्वेश्चन है नाग शक्ति वालों का भाई, नाग शक्ति वालों। चलो तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है भैया इतनी लॉन्ग और हाईली कॉइल्ड? क्या जरूरत है ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसे बहुत ज्यादा बड़ा होना पड़ा और बहुत ज्यादा कॉइल्ड तो इसलिए होना पड़ा क्योंकि बड़ी है तो कॉइल्ड होगी तभी पेट के अंदर फिट बैठेगी भाई। कॉइल्ड नहीं होगी तो इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन कहां जाएगी? तो कॉइल्ड होने का रीजन तो हमें पता है। लॉन्ग है क्यों? ये लंबी क्यों है? ये क्यों है लॉन्ग, लंबी क्यों है? अरे ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा अब्जॉर्प्शन ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? तो रिमूव बट डाइजेस्ट सलाइवा क्यों डाइजेस्ट करना है? ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं। स्टोर फूड, घोड़े वो ऊंट थोड़ी हम, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपकी अखियों के सामने ये रहा, 68%। भाई साहब तो पता है गरुड़ द्वार वाले आज कहां हार रहे हैं? उनकी टीम वाले सही आंसर पे टिक करने के लिए शायद गड़बड़ कर रहे हैं। पेशेंट पेंक्रियाज इज डैमेज, पेंक्रियाज डैमेज हो गया भाई एक इंसान का पेंक्रियाज। अच्छा तू बता, पेंक्रियाज जब मैं बचपन में छोटा, मुझे पहली बार जब मैंने 9th में पढ़ा था, 9 10 में पेंक्रियाज, तो मुझे पेंक्रियाज वर्ड ऐसा लगता है कोई बीमारी है। तुम्हें भी लगता है ऐसा? ऐसा लगता है ना, पेंक्रियाज जैसी सुनते ऐसा लगता है कोई बीमारी का नाम है। बाद में पता चला अच्छा ये तो है भैया कुछ अंदर है। तो पेंक्रियाज डैमेज हो गया। डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट विल अफेक्टेड? किस फूड का डाइजेशन थोड़ा अफेक्टेड होगा? सर जब आपका लेक्चर कोई दो लेक्चर सेम टाइम पे होता है तो क्या करूं? बेटा तू बता क्या करेंगे। चलो अर्जुन कह रहा है बाकी लोग बताओ भाई क्या करें। बाकी लोग एक बार मुझे इस चीज का आंसर दे दो यार। अर्जुन कह रहा है सर जब आपका लेक्चर होता है तो कोई और टीचर का लेक्चर भी सेम टाइम पे होता है तो क्या करूं? वैसे मैं पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूं, मैं ऑलरेडी बात बता चुका। तो तुम लोग क्या करते हो ऐसे टाइम पे? क्या करते हो भाई तुम लोग बता दो मुझे। मेरे टाइम पे ऑब्वियस सी बात है एक सेम, तुम बता ना हमेशा ऐसा होता है मेरे सेम टाइम पे एक और क्लास चलती है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा, बाकी 3 टीचर भी पूरी साइंस पढ़ ले, तो तुम्हें ऑप्शन दिया गया तुम जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ो पूरी साइंस। तो तुम लोग क्या करते हो बता दो भाई, अर्जुन को बता दो क्या करते हो, मुझे इसका आंसर नहीं पता। वैसे तेरे पोल नहीं आ रहा है? अरे पोल कोई बात नहीं, कमेंट में कर दे। हाँ एक कह रहा है डिलीट द ऐप। बेटा तेरा पैसा चला जाएगा, तू कर दे डिलीट। ठीक है आप फेवरेट हो सर। ये तो तुम मक्खन लगा रहे हो, मस्का लगा रहे हो, ये तो मुझे पता चल जाएगा जिस दिन। अरे पता है मजाक कर रहा हूं यार। थैंक यू बेटा। सर कहाँ है? मैं यहां हूं यहां। क्या होता है भाई बता दो जरा। पेंक्रियास का मेनली काम क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज नहीं, ये तो पौधे वोधे जो खाते हैं उनके साथ, इसलिए जानवरों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उन्हें सेलुलोज पचाने में बहुत दिक्कत है। सेलुलोज पचाना सबसे मुश्किल है। तुम्हें याद है मैंने एक डायग्राम दिखाया था, जानवरों की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है क्योंकि ज्यादा सेलुलोज को पचाने में ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है। मिनरल्स, सिर्फ मिनरल्स ना, सिर्फ वाटर ना, तो प्रोटीन्स एंड फैट्स, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन किसका था वैसे? ये गरुड़ द्वार का क्वेश्चन था भाई, बी ऑप्शन। ओहो इस बार तो गरुड़ द्वार ने कर दिया थोड़ा सा। धोखेबाज दिखा दूं? अच्छा धोखेबाज कोई नहीं है भाई, सही है भाई, सही खेल रहे हैं सब लोग, समझ गए गेम। अब प्लांट कैप्टन डार्क, एक पौधे को अंधेरे में रख डाला फॉर मेनी डेज, बहुत सारे दिन के लिए। तो बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा मम्मी से पिटाई। पौधा मर जाएगा तो मम्मी पीटेंगी। पौधे की देखभाल के लिए तूने अंधेरे में रख दिया इतने दिन के लिए। डेज बिकम वीक। बताओ पौधा वीक क्यों हो जाता है? अगर पौधे को इतने दिन के लिए रख दिया जाए अंधेरे में तो पौधा वीक क्यों हो जाता है? नाग शक्ति जीतेगी सर। देखते सर आपका फोन में इतने सारे स्क्रीनशॉट क्यों स्टोर कर रहे हो? अरे ठीक है क्या हो गया,
सब तुम्हारा ही है, बस दूंगा नहीं। नाग शक्ति सर एक बार गरुड़ द्वार कौन है बता दीजिए बेटा। ए से लेके एम तक जिसके नाम है शुरुआत होते हैं ए या एम, ए से लेके एम तक के वर्ड से, जैसे ए फॉर अर्पित या बी फॉर भालू, सी फॉर चंपक, डी फॉर दगाबाज, ई फॉर इशिका, है ना। तो जिसके नाम ए से लेके एम तक के जो वर्ड्स उनसे शुरुआत होते हैं वो गरुड़ द्वार टीम में। एम के बाद वाले एन से लेके जेड वाले नाग शक्ति की टीम में। ठीक है सर आपकी जहां पर पिक्चर होती है उस पर दबा देते हैं क्या? अच्छा जहां पर मेरी पिक्चर होती है वहां पे दबा देते हो, क्लिक कर दो। अच्छा अच्छा मैं तो मेरी क्लास देख ले। अरे एक दिल है एक जान है दोनों तुम पे कुर्बान। और बताओ भैया नेक्स्ट चैप्टर जो तुम बोलोगे। लाल फूल नीला फूल एटी भैया ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। चलो आ जाओ। प्लांट रख दिया भाई, तो प्लांट का भाई रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मिनरल्स। अरे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता ना, धूप नहीं आ रही, जादू बिना धूप के चल नहीं पाता, उसकी पावर्स खत्म हो जाती है। अरे यार ये तो भाई गजब कर दिया। ये किसका क्वेश्चन था? नाग शक्ति का। भाई नाग शक्ति जीत रही है आज तो नाग शक्ति जीत रही है भाई। आज तो लीडर बोर्ड पे नाग शक्ति का हल्ला होगा। ठीक है आज नाग शक्ति का हल्ला होगा लीडर बोर्ड पे। चलो देखते हैं, आ जाओ भाई। पिक्चर प्लांट बताता हूं क्या होता है। कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्हें सोइल से ना वो नहीं मिल पाते, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता और नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के डेड डिके जो मर जाता है ना इंसेक्ट, उसके थ्रू ले लेते हैं। इन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। तो यहां पे मैं डायरेक्ट पिक्चर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, जिससे कि उसे, क्योंकि सोइल जहां वो होता है ना वहां पे सोइल के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो वो इंसेक्ट से ले लेता है। इसका आंसर ये है, तो तुम्हें ये नहीं करना, छोड़ो ये वाला करो। असर्शन रीजन है, पढ़ो जरा क्या है। सीबीएसई पैटर्न के बेसिस पे असर्शन रीजन। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, पता नहीं। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट स्टार्च, बता दो जल्दी से। सर आपकी क्लास तो संडे भी कर लो, ले लो फिर संडे। एक बार हर्षल कह रहा सर यू आर बैड। ठीक है बेटा थैंक यू। मैं क्या बोलूं और बेटा, अगर मैं बैड हूं तो तू अच्छा एक बात बता, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये बाकी लोगों को भी लो, अगर किसी को ऐसा लगता है कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बस जहां पढ़ना चाहते हो वहां पढ़ो, पढ़ाई करो। सोच तूने सर यू आर बैड लिखने में टाइम लगाया होगा, इस टाइम में तू शायद जिन टीचर से पढ़ना चाहते उनके पास जाके बैठ एक क्वेश्चन कर लेता इतनी देर में, समझा? देख एट द एंड मैं चाहता हूं तेरा भी भला, भाई तू अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, इससे क्या मिलेगा? ठीक है तेरा मन कर रहा है तो मुझे एक ही लाइन में बहुत सारा लिख के चला जा, अगले 10 दिन का यही करके चला जा, बहुत सारे मैसेज लिख दे उल्टे सीधे गंदे, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या मिलेगा इससे? तुझे कुछ मिलेगा तो ठीक है, पढ़ाई में कुछ फायदा मिल रहा तो ठीक है। चीट इजी फॉर एन टीम। ठीक है बेटा साक्षी, नेक्स्ट चैप्टर बता दे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? सर यू आर, थैंक यू बेटा धनंजय, लव यू भाई। एनारोबिक के एग्जांपल दिए ना, दारू बनना, फर्मेंटेशन जो हुई एनारोबिक का एग्जांपल है, ब्रेड बनना भी एनारोबिक का एग्जांपल है। हाँ सर आपकी क्लास बहुत छूट गई है मेरी। क्यों छूट गई भाई? केमिस्ट्री के हैंडी नोट्स दे दिए बेटा, जो वन शॉट रिवीजन दिया ना उसके अंदर ही है। हाँ चलो आ जाओ। तो आंसर देखो, सलाइवा ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि सलाइवे के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, पहला ऑप्शन ठीक है। एक रुक जाओ, एक चीज देखने दो मुझे। ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन किसका था भाई? ये गरुड़ द्वार का था ना, गरुड़ द्वार 61। एक और क्वेश्चन है जो नाग शक्ति का है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कराने वाला इसके बाद, देखे ना एक और क्वेश्चन जो नाग शक्ति का, चलो कर दो। अरे यार कहां गया, एक मिनट, सॉरी। ओ चलो एक क्वेश्चन करो, एक सिंपल अलग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ना, रुको लिखो। हाँ भाई एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो अलग तरीके का थोड़ा सा ना। मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूं, बताना सही है गलत है। ऑप्शन ए, कौन सी इक्वेशन सही इसमें से ये बताना तुम्हें, ठीक है? कौन सी इक्वेशन सही सब लोग बताएंगे, विच वन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है नाग शक्ति का शायद, है ना? ये नाग शक्ति का क्वेश्चन होने वाला भाई, ठीक है?
और डी ऑप्शन नन। विच इक्वेशन इज करेक्ट? और तुम लोगों को इक्वेशन मैंने कई बार पढ़ाई हुई है ना? ये क्वेश्चन है नाग शक्ति का, ट्राई करो। ये इक्वेशन मैंने कई बार पढ़ाई है। जब तुम इसका आंसर दे दो ना, इसके बाद मुझे करेक्ट इक्वेशन भी लिख के बताना बैलेंसिंग के साथ। मैंने तुम्हें कई बार पढ़ाई हुई है, ठीक है? चलो, मेरे को डाउट देख लो किसी का है तो। भैया वो टीथ में बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकते क्या? वो बेटा धीरे धीरे, वो बेसिकली जब तू खाना वाना खाता है बहुत देर तक मुंह बंद रहता है तो वो धीरे धीरे खुद से पैदा होते रहते। तो हाँ ठीक है, तू ब्रश करके ही कर सकता है बस। सर हर्षल ने ऐसा क्या बोला? अरे नहीं, क्योंकि आपने क्लास कैंसिल की थी। अच्छा, हर्षल ने इसलिए बोला था यू आर बैड। मैंने क्लास कौन सी कैंसिल की थी बेटा? उस दिन तुम्हें याद नहीं क्यों की थी? याद नहीं तुम्हें? भाई मैं क्या चाहते हो भाई, मैं मरते हुए क्लास ले लूं यार? ऐसे मत बोलो यार। अच्छा, हर्षल ने इसलिए बोली थी, चलो फिर तो ठीक है। दिल्ली कब आओगे? मैं दिल्ली रहता हूँ बेटा। भैया मुझे नीट करना है, लाइक एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन याद होती है पर कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है। इसलिए तो बेटा देख मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी तैयारी यहीं से हो रही है, ठीक है सिंह भैया? आप चल आ जाएंगे। लव यू भाई हर्ष। सर आप कौन सी टीम से हो? दोनों टीम से, ठीक है? ठीक है बेटा मोक्ष। अमनदीप कह रहे सर क्लास तो कर लूँ बट आपको देखने में ही मन रहता है, इतने सुंदर जो। अमनदीप, मैं जा रहा हूँ क्लास से, जा रहा हूँ भैया, मैं क्लास खत्म होने वाली है। अमनदीप भैया बेटा, सर आप कूल हो बट इंडिया में गर्मी है, आप छुट्टियों पर चले जाओ, हम पढ़ लेंगे। ठीक है राजेश, ठीक है। सर यू वाले, अरे नहीं नहीं, उसने गलती से बोल दिया, छोड़ो छोड़ो चलो। और आंसर है डी, ठीक है? यहां गड़बड़ कर गया नाग शक्ति, यहीं हार गया भाई। और एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 49%। रुक जाओ, नहीं ठीक है, सॉरी, अभी गड़बड़ हो जाती। चेक कर रहा हूं तुम्हारा स्कोर चेक करते हैं। चलो तुम्हारा स्कोर लिख दूं भाई? ये गलती से टिक कर दिया भाई, स्कोर लिख दूं? हाँ, अरे मैंने कर दिया ना, ठीक है, स्कोर लिख रहा हूं भाई, है ना? हाँ, 26% है भाई इस बार तो। या तुम लोग हार गए क्या? तुम लोग हार गए भाई, नाग शक्ति वालों हार गए तुम। हाँ ये तो रॉन्ग हो गया ना ये। अरे यहाँ पे 6 आना था यहाँ पे। हाँ 26% रह गया भाई तुम्हारा। चलो लिखते हैं भाई, नाग शक्ति गरुड़ द्वार, नाग शक्ति 26, अरे यार 26, और तुम्हारा क्या है भाई? हाँ वहां पे 6 आना था ना। और क्या स्कोर है तुम्हारा? सांसों की माला पे, यार ये कहाँ चला गया? मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ भेज दी मैंने? चलो आ जाओ भाई। और क्या है स्क्रीनशॉट में? यह है तुम्हारा 61, 75, 72, ठीक है, 68, 56, 71, 54, 60, 68। यार ये तो ये तो अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ये तो भाई जी और एन का मतलब क्या है?
क्यों बोल रहे हो भाई तुम ऐसा, तुम्हें पता नहीं है? ये तो भाई हार गए भाई गरुड़ द्वार वो नाग शक्ति वालों, हल्की सी मिस्टेक कर गए बस, तुम देख लो। सिर्फ यहां 6 होता, तुमने ये वाला गड़बड़ कर दिया, तुमने एक टिक कर दिया ना। देखो समझा भी देता हूं, बैलेंसिंग समझाता हूं। 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है, 12 हाइड्रोजन, तुम समझो 24 हो गए, 6 आना था तब ये ठीक होती, इसलिए आंसर डी ही था। तुमने ये गलती कर दी। चलो देखो कौन क्या क्या हुआ, स्कोर देख लो फाइनली। 6 5 11 8 19 1 20 0, 4 11 17 24 30, 300। इधर आओ, लास्ट गड़बड़ कर गए बस तुम लोग। 3 9 13 21 8 15 20 25 31। आज तो मैं भी सोच रहा था एक बार तो नाग शक्ति जीत जाते, बिल्कुल लास्ट हो गया गड़बड़। ठीक है यार, कोई ना, चलो विनर्स बाय 11 रन्स, 11 रन से जीत गए भाई। पर सही बताऊं आज नाग शक्ति को हारा हुआ नहीं मानूंगा मैं यार, देखो सच बताऊं मैं नहीं मानूंगा आज। ये लास्ट में इनसे हल्की सी गड़बड़ होगी, पर ये लगभग जीत गए थे भाई। हाँ यार, अब देखो मैं कम्युनिटी पे तो गरुड़ द्वार को बोलने से नहीं रोक सकता नाग शक्ति वालों, पर तुम देखो कुछ उल्टा नहीं बोलोगे नाग शक्ति वालों। यही तो होती है, हार को एक्सेप्ट करो। आज हल्का सा चूक गए तुम, हल्का सा, है ना। अब अगली बार तगड़ा मचाना है, ठीक है, ठीक है। एक बार जल्दी से मुझे नाग शक्ति वालों के कमेंट चाहिए। एटीवी अगली क्लास में कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे, जल्दी से एक बार ये कमेंट चाहिए मुझे। एटीवी कुछ भी हो जाए अगली क्लास में हम ही जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस मुझे। सर आप जानबूझ के क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन दिया था मैंने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं दिया था, ये मत बोलो यार। देखो अब तुम अब अच्छा मेरे पे बोलोगे, ऐसे करोगे? सही है भाई, सही है, मेरे ऊपर डाल दो, ये सही है। हाँ, नाग शक्ति थोड़ा आरसीबी से रिलेट कर पा रही होगी ये, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, चीते हो तुम, चीते और शेरनियां हो तुम। चलो ठीक है, आज के लिए देखो इतना ही। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी ना, पर लास्ट के 15 मिनट तुमने मस्ती की, क्वेश्चन किए बहुत सारे। अब तुम्हारा काम क्या है? हमारी कल क्लास है, कल नहीं है परसों क्लास है हमारी। तो परसों की क्लास में हर एक बालक को सुनो भाई, हर एक बालक को परसों की क्लास में 3 चीजें करके आनी है। पहला, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, है ना। न्यूट्रिशन जो पढ़ा था हमने, न्यूट्रिशन जो पढ़ा था, तीनों पढ़ने तुम्हें ना, ऑटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक में तीनों, ठीक है, होलोजिक, सेप्रोट्रोपिक और तुम्हारा पैरासिटिक, तीनों याद रखना, एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले पढ़ा हमने न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर पढ़े 2 टाइप, ऑटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रोट्रोपिक में पढ़े हमने 3 टाइप, होलोजोइक, सेप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या, ह्यूमन डाइजेस्ट। इसके बाद हमने बेसिकली पढ़ा तुम्हारा एमीबा पढ़ा, फिर पैरामीशियम पढ़ा, फिर तुम्हारा स्टोमेटा पढ़ा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा। ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें रिवाइज होने चाहिए, बस रिवाइज, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे मैंने पढ़ा है बिल्कुल वैसे, ठीक है। जैसे हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा में क्या पढ़ा था, अमीबा खाने की तरफ झपटता है, झूठे झूठे पैर लेके आता है, सूडोपोडिया, फेक फॉल्स फीट, और खाना अपने अंदर कर लेता है फूड वैक्यूल में। फिर उसके बाद वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करवाने स्टार्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है, फाइनली इजेशन हो जाता है। ये तो हुआ था। फिर पैरामीशियम पढ़ा हमने ऐसे। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, वो सबसे काम की चीज है, ठीक है। तुम एक चीज दिखाना, चलो तुम्हारे लिए काम की चीज लेके आया हूं मैं, सुनो, बहुत काम की चीज लेके आया हूं। ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है के वाला, इसके आंसर यही लिखे, मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे, जरूर लिख लेना है ना। एक ही हो गया ये, जैसे तुम्हारा इंजेक्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ये हो गया। ये सीबीएसई पीवाईक्यू 2020 का तुमसे पूछा गया था, एमीबा का कंप्लीट बताओ लेबल डायग्राम के साथ। तुम्हें एमीबा का डायग्राम बनाना और ये 5 स्टेप लिखने तुम्हें, है ना। इसके बाद तुम्हारा ये देखो, मैंने पूरा डायग्राम भी दिया तुम्हें, ठीक है। डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऐसी इस तरह से तुम्हें लिखना है। ये तुम्हें मैंने आंसर भी लिख के दे दिया इनके साथ, 2019 का पीवाईक्यू था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक के लिए अच्छा, नोट्स में तुम्हें हर चैप्टर के, जब मैं चैप्टर खत्म करता हूं उसके लास्ट में नोट्स देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, तब दे दूंगा। अभी तुम लोग मेरे साथ भी बनाओ, वैसे से बताओ, तुम्हें नोट्स इतने अच्छे दे रहा हूं यार, इन्हें भी बनाओ, लास्ट में हैंड रिटन वाले भी दूंगा। अब ये बताओ किस किस बच्चे को आज क्लास में थोड़ी बहुत ही दिक्कत आई? अगर थोड़ी भी दिक्कत आई ना, क्या बोलोगे उस दिक्कत को, क्या बोलोगे दिक्कत को? उस दिक्कत के कान पे चांटा लगाओगे और उस दिक्कत को बोलोगे तू निकल। और वो कैसे कर पाओगे? वो तुम कर पाओगे उस वाले कॉन्फिडेंस से कि हार नहीं मानना बस हमें। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। इस क्लास में बैठे बच्चों को बहुत सारों को आज समझ में आई चीजें, बहुत अच्छे समझ में आई। अब उनसे मोटिवेशन लो कि उन बच्चों के साथ में जब उन्हें समझ में आ सकती तो हमें क्यों नहीं? होंगे वो टैलेंटेड, हम भी मेहनती हैं, और मेहनत हमेशा टैलेंट को बीट कर सकती है, ध्यान रखना। बस तुम्हें ये एटीट्यूड नहीं छोड़ना कि हमें गिव अप तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर लोगे? बस ये एटीट्यूड लेके आना है,
ठीक है, बस बाकी इतना। तुम्हें तो प्रॉमिस, तुम्हारा प्रॉमिस क्या है बताओ? अरे स्टोरी 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 यार, आज लेट हो गया, आज सुना देता मैं। चलो परसों की क्लास में पक्का, अगर परसों, चलो स्टोरी तभी तो सुनाई जाएगी जब तुम अपना कुछ काम करोगे। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, आज का होमवर्क सुन लो। अभी तक मैंने जितने मेजर टॉपिक्स पढ़ाए, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने तुम्हें पढ़ाया डिजर्ट वाला प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस होती है, तुम्हारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, आज का हमारा रेस्पिरेशन, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन, पूरा रिवीजन करके आओगे, बोलोगे ना प्रॉमिस की इट भी हम करके आए, अब सब क्लियर है, बायो में हल्का सा भी डाउट नहीं है। तुरंत स्टोरी सुनाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा फिर परसों की क्लास में पक्का। आई लव यू ऑल। और तुम्हारी 5 स्टार चॉकलेट मेरे पास रेडी रखी है, मैंने धीरे धीरे स्टॉक रख लिया है, ले रहा हूं मैं ना। चलो बाय बच्चों, बाय। और यार गरुड़ द्वार वालों, कम्युनिटी पे तुम डाल सकते हो ऑब्वियस सी बात है, पर कुछ उल्टा नहीं बोलोगे यार प्लीज। डालो, तुम अपनी खुशी को दिखाओ लोगों को, वो कोई दिक्कत नहीं है।